हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसएसजी गुरुकुल। एसएसजी गुरुकुल में एक बार आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज की वीडियो परसेंटेज की वीडियो है और परसेंटेज के इस वीडियो में हमने परसेंटेज के 10 टाइप्स को कवर अप करने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा है चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बस आपको धैर्य की ज़रूरत है, आपको पैसेंस की ज़रूरत है। और आप देख रहे होंगे जो 10 टाइप है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जिनको हम लोग कवर अप कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हमने आरआरबी की एक बुक जिसमें टाइप वाइज जो क्वेश्चंस दिए थे, हमने वहीं से कॉपी किए हुए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो एक टाइप के हमने 4, 5, 6 क्वेश्चंस ऐसे उठाए हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे, हम लोग समझेंगे। बात समझ में आ रही? दोस्तों, हमने क्या देखा, हमने जब इन क्वेश्चनों को देखा और उन पे डिटेल एनालिसिस किया तो हमने देखा कि उनके लिए सिर्फ 1 या 2 कॉन्सेप्ट हमारे बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। उन क्वेश्चनों पे पहले, उन कॉन्सेप्ट पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे चलेंगे और करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे जो परसेंटेज की चीज़ें हैं, आपको जरूर समझनी चाहिए और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड किससे होते हैं? जनसंख्या पे रिलेटेड होते हैं, आप देखते होगे एरिया पे रिलेटेड होते हैं, आप देखते होगे कि कहीं ना कहीं वो इनकम यानी आय और एक्सपेंडिचर व्यय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप बार बार देखते होंगे अगर आपने प्रैक्टिस करी। अगर नहीं प्रैक्टिस करी, आप नहीं जानते, तो आप समझ लीजिए आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको यही क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो उनको पहले समझने की जरूरत है कि हम दोस्तों समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हम एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपसे कहें किसी गांव की जनसंख्या 100 थी, कितनी थी? 100 थी, और हमने क्या किया, उस जनसंख्या को क्या किया, हमने बढ़ा दिया 10%। तो हम कह रहे हैं 10% बढ़ाने का मतलब हुआ हमने 100 में 100 का जोड़ दिया, कितना? 100 का कितना जोड़ दिया? 10% जोड़ दिया। अब 10% जोड़ने का मतलब जानते हो, परसेंट के लिए क्या आता है? 0 आता है। 100 से 100 कट जाएगा और परसेंट के लिए 0 आ ही जाता है। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 होगा। 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 होगा। बहुत छोटी छोटी बातों से डिस्कस करेंगे और चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि किसी चीज़ में हमने उसका 10% ऐड कर दिया, यानी उसको 10% से बढ़ा दिया, तो पता है हम इसमें क्या कर सकते थे? या हम इसको देखें तो 100 अगर कॉमन हो जाएगा तो अंदर 110/100 बच जाएगा। अगर यहां से 100 कॉमन करेंगे, मान लो कोई x वस्तु थी और उसको किस पे बढ़ा दिया गया? उसको 10% से बढ़ा दिया गया, तो हम x में क्या करेंगे? x का 10% जोड़ रहे होंगे, यही तो करेंगे। और हम x कॉमन ले लेते हैं तो आप देखोगे यहां पे 1 बचेगा और यहां पे 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे x, और ऊपर बचेगा 100 प्लस 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी अब यहां से देख रहे होंगे तो x का कितने परसेंट निकाल रहे हैं? तो आप कहोगे x का, हम लोग अगर यहां से 100 गायब कर देंगे तो x का 110% तो निकाल रहे हैं। बस आपको ये चीज समझने की जरूरत है, आपको चीजें समझने की जरूरत है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहां से कि दोस्तों, अगर हम किसी को 10% से बढ़ा देंगे तो उसका मतलब पता क्या हुआ? हम डायरेक्ट उसका 110% निकाल दें। हम x में x का 10% ना जोड़े। कोई सामान था, कोई भी चीज थी, कोई आर्टिकल था, वो 80 रुपए का था, हमने क्या किया? उसको 10% ज्यादा में बेच दिया। मतलब हम 80 रुपए तो हमारे पास है 100% की वैल्यू, उसमें हमने 10% उसकी वैल्यू जोड़ दी। यानी 80 का अगर 10% देखोगे तो कितना हो जाएगा? 8 ही तो हो रहा होगा। 80 का 10% देखोगे 8 है, नहीं 88 हो रहा होगा। या तो हम डायरेक्ट 80 का क्या निकाल सकते हैं? 110%। तो आप देखोगे 2 0 कट जाएंगे, 11 8 88 हो जाएगा। डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी के वैल्यू को हम लोग किसी परसेंटेज से कम कर रहे होते हैं, मान लो 80 रुपए का कोई आर्टिकल था, हमने उसको 20% कम में बेचा। 20% कम में बेचने का मतलब 80 का या तो हम उसमें से 20% घटा दें, 80 का, है ना, या तुम डायरेक्ट कहें कि 80 का, क्योंकि 20% अपने आप में कम अमाउंट हो गया है तो हम 80 का डायरेक्ट 80% निकालेंगे। छोटी चीज है जो आपको समझनी है। तो कभी भी हम कहेंगे किसी चीज को बढ़ाना है तो उतना डायरेक्ट उतने परसेंट 100 में जोड़ के उतने परसेंट से उसको बढ़ा देंगे। और अगर हम कहेंगे किसी चीज को घटा रहे हैं तो डायरेक्ट उतना परसेंटेज 100 में से घटा के हम उतना परसेंट निकाल देंगे। जैसे हमने कहा 80 का हमें कितना 20% कम में बेच रहे हैं, यानी 80 के 80% पे बेच रहे हैं, तो 80 का
का 80% कितना हो गया दोस्तों, 64 हो गया। और 80 के 80% का 80 में से जब 80% 80 का घटाओगे तब भी कितना आ रहा होगा, 64 ही आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक चीज तो ये समझने की बहुत जरूरत थी, जब हम किसी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जैसे कोई एक्स आर्टिकल था, इसको हमने 10% बढ़ा दिया तो 100, तो यहां पे प्रॉफिट परसेंट लिख दो, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना, यहां पे इस तरीके से 100 प्लस प्रॉफिट और यहां पर परसेंट, ये हो जाएगा, ठीक है, 100 का 100 प्लस p%। अगर हमने उस आर्टिकल को क्या कर दिया, घटा दिया, तो आप क्या कहोगे, 100 माइनस लॉस और ये उसका परसेंट हो जाएगा। बस आपको इतना करना है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं आपके मेन कॉन्सेप्ट पे। अगर किसी शहर की जनसंख्या 100 थी, हमने क्या किया, उस शहर की जनसंख्या 1 साल बाद कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे 1 साल बाद मान लो 10% बढ़ गई। छोटा सा एग्जाम्पल लेके बस चीजों को पहले समझाना है। तो हम कह रहे हैं 100 अगर जनसंख्या थी और 10% बढ़ गई, तो हम कहें सर वो अपने आप में कितनी हो गई, तो आप कहोगे 10% की वैल्यू। देखो, जिन लोगों ने अभी बेसिक क्लास नहीं देखी है उनको बेसिक क्लास देखने की जरूरत है। ये वीडियो देखो, अगर आप मेंटली लेवल पे बहुत स्ट्रांग है तो आपको समझ में आता चलेगा। आपने कभी परसेंटेज को पढ़ रखा तो आपको आता चलेगा। अगर आप बिल्कुल नूब है, नूब होने के साथ साथ अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर बिल्कुल नूब है, बिल्कुल नोवाइस है, तो आपको जरूरत है कि आप पहले बेसिक वीडियो देखिए, जहां से आपको फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए। हमने कहा शहर की जनसंख्या 100 थी, हमने 10% बढ़ाया। 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 10% का सर मतलब होता है 1/10, यानी जनसंख्या अगर 10 थी तो 1 बढ़ गई, यानी अपने आप का कितना होगी, 11/10 हो गई। तो पहले साल के अंत में जनसंख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 11/10 होगी। दूसरे साल के अंत में देखेंगे तो जनसंख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे फिर 11/10 अपने आप का हो गई। इसको हम लोग क्रमागत बढ़त बोलते हैं कि पहले भाई जनसंख्या इतनी हो चुकी थी 1 साल के बाद, और फिर जितनी हुई जनसंख्या थी उसका हमने 10% और बढ़ा दिया, तो हम कहेंगे कि इस तरीके से जनसंख्या हो रही होगी। 2 0 से 2 0 कट गए, 11 से 11 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 121 हो जाएगी। यानी अगर हम देखें 2 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 121 हो जाएगी। इसको अगर समझना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर 100 जनसंख्या थी, 1 साल बाद अगर 10% देखोगे तो 1 साल बाद 10% इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगी जनसंख्या। और फिर 1 साल बाद कितनी हो गई, फिर 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो आप कहोगे फिर इसमें इसका 10%, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 11, 11 में 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 121 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। वो जनसंख्या 100 से कितनी हो चुकी है, 121 हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। अगर जनसंख्या 100 से 121 हो गई है तो कब हुई है, जब पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सर क्या ऐसा कोई मेथड है, ऐसा कोई मेथड है कि जहां से हम जान जाए कि ओवरऑल कितनी बढ़ी, तो 100 थी जनसंख्या, 121 हो गई, यानी कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे 21% बढ़ी। 100 का 21% कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे 121 यानी 21 ज्यादा है, तो 21 100 का 21% होगा, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 21% बढ़ गई। अब हम इसी चीज को अगर देखना चाहेंगे, इसी चीज को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो आप कह सकते हो, है ना, अगर हम इसी चीज को देखना चाहेंगे तो आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इसको लिखने का एक दूसरा मेथड, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे आपसे, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको यहां पे कोई शहर की जनसंख्या x है, वो मान लो कितने परसेंट से बढ़ गई, यानी 10% से बढ़ गई, तो हमें क्या कर देना है, 11/10 कर देना है। फिर हमें क्या कर देना, दूसरे साल भी बढ़ गई तो फिर 11/10 कर देना है। मान लो तीसरे साल भी बढ़ गई तो फिर क्या कर देना है, 11/10 कर देना है। तो 3 साल बाद ये जनसंख्या आपकी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही। अगर 2 साल है तो x का बस 11/10 करेंगे, 2 साल तक इसको रोक देंगे। एक मेथड यही होता है। इस मेथड को क्या करते हैं हम लोग, दूसरे फॉर्मेट में एक लिखते हैं, वो मेथड होता है इस तरीके से। हम इसी मेथड को लिखेंगे कि पहले वर्ष भाई जनसंख्या कितनी हुई, 10 से 11 हो गई। दूसरे वर्ष क्या हुई, जनसंख्या 10 से 11 हो गई। तीसरे वर्ष क्या हुई, तो आप कहोगे जनसंख्या 10 से 11 हो गई। तो 3, अगर यहां से देखें तो हम कहेंगे 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे 1000 जनसंख्या थी। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 1000, और यहां पर इनकी गुणा करा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। यानी 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी और 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ये मतलब प्रारंभिक वैल्यू होगी आपकी, ये प्रारंभिक वैल्यू होगी, और ये लास्ट
वैल्यू होगी, ये अंतिम वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आशा है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। बस आपको जुड़े रहना है, चीजों को समझना है, तो चीजें समझ में आती हुई चलेंगी। ठीक है, परेशान मत होना। अगर पहला मेथड ये है आपका, दूसरा मेथड ये है, देखो कॉन्सेप्ट की क्लास है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही? तो 1000 से कितना हो गया? 1331 हो गया। अगर आपसे पूछता, अगर हम कहें कि भाई कोई जनसंख्या है, किसी शहर की जनसंख्या है ना, मान लो किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000 है। कितनी है? 6000 है। वो 10% से बढ़ती है, तो हम एक चीज तो ये कह सकते हैं कि 11/10, 11/10 2 साल बाद इतनी हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करा के हम लिख लेंगे। या तो दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पहले वर्ष जनसंख्या 10 से 11 हुई, दूसरे वर्ष जनसंख्या 10 से 11 हुई। हम कह रहे हैं जनसंख्या 100 से कितनी हो गई? आपका हो गई 121 हो गई। कितनी हो गई? 121 हो गई। तो आप देख रहे होगे कि 100 से 121, यानी 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या? 100 थी। 2 वर्ष बाद कितनी हो गई? 121 हो गई। यानी जनसंख्या थी कितनी? अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जनसंख्या 6000 है, तो यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो यूनिट है वो 100 है, यानी 2 साल पहले जनसंख्या थी कितनी? 100 यूनिट थी, तो 100 की वैल्यू 6000 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 60 होगी। तो 121 की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे इसकी मल्टीप्लाई 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो आ जाएगा, यानी 7260 हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तब भी वही आएगा। देखो 2 से हम 2 जीरो काट देंगे और 60 और 121 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक ही क्वेश्चन को करने के दो अलग अलग मेथड हैं दोस्तों, दो अलग अलग मेथड हैं जो आपको समझने हैं और जानने हैं। बात समझ में आ रही है? ये 2 मेथड हो गए दोस्तों। तीसरा मेथड भी बताएंगे जो फॉर्मूला मेथड है। समझने की कोशिश करना, हम इतने सारे मेथड आपको क्यों बता रहे हैं? सर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, किस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सारी बातें आपको पता चलेंगी, सारी बातें आपको पता चलेंगी। हम कह रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 2 या 3 कॉन्सेप्ट की आज खाली डिस्कस करेंगे, जिसपे आपके कम से कम 50 सवाल होंगे, वो आपसे आराम से हो जाएंगे। और आप जान रहे हो इन 50 क्वेश्चंस में आपके 10 टाइप कवर अप हो रहे होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ रही है? तो अगर जनसंख्या इतनी थी, इतनी हो गई, और अगर मान लो जनसंख्या बढ़ जा रही होती, जनसंख्या घट रही होती, तो हम क्या करते? कि भाई मान लो 6000 थी जनसंख्या, ठीक है, 6000 थी, 10% घट गई, यानी अपने आप का कितना बची? 9/10 बची। यानी अपने आप का दूसरे साल कितनी बची? 9/10 बची। आप आराम से इसको क्या कर सकते हो? काट सकते हो, और 81 गुणे 6 कर दोगे तो 6 कम 6, 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, और एक जीरो कर दोगे तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो रही होगी? 4860 हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही है दोस्तों तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। बस आपको याद क्या रखना है? पहले मेथड में ये याद रखना है कि भाई पहले अगर देखें तो 2 साल पहले, 3 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, 3 वर्ष बाद इसको गुणा करा के जब लिखेंगे तो 3 वर्ष बाद इतनी जनसंख्या हो जाएगी। अगर 3 वर्ष को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, है ना। तो हम ये 2 मेथड सीख गए। दूसरी चीज पता है, इसमें एक चीज आपको और ध्यान देने की जरूरत है। मान लो यहां पर 12 होता, ठीक है, मान लो यहां पर 12/10 होता, यानी वो अपने आप का कितना बढ़ रहा होता भाई? 20% बढ़ रहा होता। पहले वर्ष में 10% बढ़ता, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ता, और तीसरे वर्ष में फिर 10% बढ़ता। इस तरीके से सवाल होता तो यही फ्रैक्शन आपकी आ रही होती। हालांकि इस तरीके से नहीं, आपके पास फ्रैक्शन अगर 20% देखोगे, 20% बढ़ा यानी 20% की वैल्यू 1/5 हुई, तो यहां पे आपका क्या होता? आपका होता 5 तो पहले जनसंख्या थी, फिर 6 हो गई, तो वही फ्रैक्शन बन रही। वो हमने आपको बता दिया कि दूसरे वर्ष मान लो 20% बढ़ती तो 6/5 लिखते, यानी जो हम 11 गुणे 11 गुणे 11 यही तो लिखे, 11 गुणे 11 गुणे 11, वही हमारा क्या 6 यहां पर हो जाता। अब देखो क्या इस 6 से ये 10 कट सकता था? तो आप कहते हैं हाँ सर, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। तो मतलब हम ऊपर की वैल्यू को नीचे की वैल्यू से काट सकते हैं। मतलब यहां की जो अगर वैल्यू कोई होगी तो यहां की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ये चीजें आपको क्या करनी है? समझनी है। ठीक है, समझ गए? अगर इधर कोई वैल्यू है तो इधर की वैल्यू से हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि इसी मेथड को इस तरीके से लिखा गया है, और कोई ये मेथड नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात आपको नहीं बताई जा रही है। बस उसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है जो आपको हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं।
दोस्तों बस अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज आपको और समझना है, एक चीज और समझना है कि फॉर्मूला मेथड क्या होता है। फॉर्मूला मेथड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन से हो रहा है तो हमें फॉर्मूले याद करने की क्या जरूरत है। तो आप कहोगे कि हम कहें अगर किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में x% बढ़ गई, दूसरे वर्ष में भी क्या हो गई, x% बढ़ गई। कितनी परसेंट बढ़ गई, x%, यानी पहले भी 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ गई। तो ओवरऑल अगर इसका परसेंटेज देखेंगे कितना, ओवरऑल नेट चेंज देखेंगे, नेट परसेंटेज चेंज देखेंगे, ठीक है। तो आप कह रहे होगे सर यहां से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस x गुणे x अपॉन 100 हो जाएगा। और इसको आप क्या कह रहे होगे, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 2x प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, x² अपॉन 100 हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दूसरी चीज समझना, ठीक है। दूसरी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सबसे पहले आपको यह समझना है। दूसरी बात अगर यहां पर बात करें, अगर पहले वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या x% बढ़ी है, ठीक है, ये चीजें बता रहे हैं, ये कितने टाइप के क्वेश्चंस पे हो सकते हैं अभी वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी पॉकेट में x% रुपए थे और फिर वो आपने क्या किया, उसने इतना खर्च किया या इतने बढ़ गए, किसी ने दे दिए x%, और फिर दूसरा आया उसने y% दे दिए, है ना। तो आपको ओवरऑल कितने आपकी पॉकेट में रुपए हो गए। जब ओवरऑल चेंज की बात करेगा, नेट चेंज की बात करेगा, तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो पहली बार क्या बढ़ता है, x% बढ़ता है पहले साल में, दूसरे साल में क्या करता है, y%। कोई चीज अपने आप का x% बढ़ती है फिर y% बढ़ जाती है, ठीक है, y% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि नेट चेंज, नेट परसेंटेज चेंज कितना हो रहा होगा। तो आप कहोगे सर अगर हम कहें तो यहां से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस हम क्या करेंगे, x इंटू वाई अपॉन कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। इतने परसेंट का क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, इतने परसेंट का चेंज आ रहा होगा, याद रखना ये परसेंट होगा। तो ये इतने परसेंट का क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो नेट परसेंट कितना आ गया, इस तरीके से आप कर रहे होंगे। अब यहां पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमने कहा कोई शहर है या कोई चीज है, कोई संख्या को x% हमने पहले बढ़ा दिया, x% बढ़ा दिया, फिर हमने उसको y% घटा दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना, बस आपको ये फार्मूला एक याद रखना है। देखो इसी से ये फार्मूला बना, y की जगह क्या हो गया, x हो गया, y की जगह क्या हो गया, x हो गया। ये फार्मूला बना तो यहीं से, बस आपको ये फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, उसी को आपको क्या करना है, उसी से आप नेक्स्ट फार्मूले बनाते हुए चले जाओगे। भाई अगर हम देखें तो यहां पे नेट परसेंट चेंज क्या होगा, यहां पे अगर देखोगे तो नेट परसेंट जो आपका चेंज आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा दोस्तों, तो आप कहोगे कि x, देखो इसका मतलब है ये वृद्धि है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वृद्धि हुई है, और ये क्या है, ये कमी हुई है। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो यहां पे प्लस का x रहेगा, माइनस का y रहेगा, और प्लस करके यहां पे प्लस का x तो कुछ ना लिखे तब भी प्लस का रहेगा, और इंटू माइनस का y लगाना बहुत जरूरत है। तो यहां पे 100 कर दो और यही परसेंटेज चेंज आपका हो रहा होगा। तो मान लो अगर यहां पे y% की कमी ना होती, y% बढ़ रही होती कोई चीज और x% घट रही होती चीज, तो हम क्या करते, यहां पे माइनस कर देते और यहां पे प्लस करते थे, यहां पे माइनस आ जाती है। अगर इसमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या माइनस की, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो पेशेंस जिसके अंदर होगा, धैर्य जिसके अंदर होगा, वही चीजों को देख सकता है और वही नॉलेज को क्या कर सकता है, इनहेंस कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। और जिसको जाना होगा वो अभी तक चला गया होगा, जिसको चीजें समझ में आ रही होंगी वो अभी तक रुका होगा, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही, देखो अभी इसको अप्लाई जब करेंगे फिर आप लाइक करिएगा कि हाँ सर आपने जो बताया था बस वही चीजें हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो बताएंगे बस वही सारी चीजें होंगी, चीजें अलग होंगी तो वहां पे हम अलग डायरेक्शन आपको देंगे, है ना। क्योंकि टीचर का काम है आपको गाइड करना, आपके न्यूरॉन्स को एक अच्छी डायरेक्शन देना, है ना। चलिए अब हम कह रहे हैं कि अगर 2% का चेंज ना हो, मतलब पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल भी हो, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। अगर मान लो कोई संख्या है, वो पहले उसको x% बढ़ाया गया, फिर उसको y% बढ़ाया गया, फिर उसको z% बढ़ाया गया। दोस्तों इसी तरीके के सवाल आते हैं, इसी तरीके से सवाल आते हैं जो आपको बहुत कैलकुलेटिव लगते हैं और हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो उनके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आप फार्मूले नहीं जानते हो, है ना, आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। देखो इसके लिए नेट परसेंट अगर हम चेंज देखेंगे, नेट चेंज देखेंगे, परसेंटेज चेंज, तो आप जान रहे होगे इसके लिए नेट चेंज क्या होगा। तो आप कहोगे सर x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, प्लस हम क्या लिखेंगे, x y प्लस
वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे, हाँ कि ना? तो आप कहोगे बिल्कुल सही। x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन क्या कर देंगे? तो आप कहोगे अपॉन 10,000 कर देंगे। अब यहां से देख रहे होगे तो ये ओवरऑल जो परसेंट हो रहा होगा, ये ओवरऑल परसेंट क्या हो रहा होगा? ये टोटल बढ़ रहा होगा। शायद ये फार्मूले अगर आप हुबहू नहीं रूबरू नहीं हुए होंगे तो आपको ये चीजें नहीं आपको पता होंगी। ये आपको जाननी है कि अगर 3% के चेंज हो रहे हो तो हम क्या सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्या उस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे? तो आपको यहां से देखना है। फिर हम क्या कहें, जैसे यहां पे पहले में हमने क्या सिखाया कि अगर एक्स वाई हो तो उसके लिए हमने इस तरीके से फॉर्मूला बताया। अगर सिर्फ एक्स एक्स का परसेंट चेंज हो रहा हो तो किस तरीके से होगा? तो आप जानते हो कि यहां पे सिर्फ एक्स एक्स कर देंगे। तो आप ये भी जानते हो अगर 3% चेंज एक तरीके से होंगे, 3% चेंज एक ही हो, जैसे हमने कहा कि पहले वर्ष भी क्या होता है? x% बढ़ता है, दूसरे वर्ष भी क्या करता है? x% बढ़ता है, और तीसरे वर्ष भी क्या करता है? x% बढ़ता है। तो तीनों वर्ष अगर x% बढ़ रहा है तो आप कहोगे नेट परसेंट जो चेंज होगा, ठीक है। अगर हम देखें यहां से नेट परसेंट चेंज जो हो रहा होगा वो कितना होगा? तो आप जानते हो कि वहीं पे हम क्या करेंगे, जो पिछला जो आपका फॉर्मूला है यहीं पे हम सब x कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 3x हो गया। यहां पे ये करोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन गया कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है? 3a लिखना है, प्लस हम करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस अगर हम करेंगे तो यहां से a क्यूब हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 0 हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस दो फार्मूले याद रखने हैं, एक ये फार्मूला याद रखना है और दूसरा ये फार्मूला याद रखना है। आपके अगर 2% का चेंज है तो उसके लिए नेट परसेंट चेंज निकल जाती है। अगर 4% का चेंज है, 4 सक्सेसिव लगे हैं, है ना, 4 बार चीजों में क्या किया गया है? बदलाव किया गया है, चेंजेस किए गए हैं परसेंटेज पे, है ना, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सक्सेसिव मेथड जो इस तरीके का है उसको यूज करेंगे। एग्जाम में आपसे 2 या 3 चीजों पे पूछता है, 4 या 5 पे नहीं पूछा जाता है ना, या 4-5 पे पूछा जाएगा तो वैल्यू इतनी कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं होंगी। ठीक है, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपके क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस वही आपको डिस्कस कराएंगे, वही आपको बताएंगे। दोस्तों अब समझ लो ये चीजें जो सीखी थी वो किस पे अप्लाई होगा। अगर हम कहें जनसंख्या पे, नंबर 1 जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इन पे ये आप अप्लाई करोगे। दूसरी चीज अगर हम देखें तो एरिया, ठीक है, एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इन पे आप अप्लाई करोगे। तो तीसरी चीज अगर हम देखें तो किस पे आधारित? तो आप कह रहे होगे कि भाई अगर हम देखें एक्सपेंडिचर, है ना, इनकम, है ना, इनकम, इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन होंगे, इनकम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड क्वेश्चन, इसी में आप देख रहे होगे इनकम बेस्ड क्वेश्चन। कंजम्पशन भी बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे होगे, मतलब खपत, है ना, खपत और खर्च, है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो हम बताएंगे कि वहां पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या वहां पे आपको करना होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछेगा कि भाई 2 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि अगर हम इस चीज का अप्लाई करेंगे कि 2 वर्ष पहले अगर 100% थी तो अपने आप का इतना परसेंट बढ़ गई। तो अगर मान लो इसको कैलकुलेट करने पे 10% आया तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? 100 थी। अब 10% अगर कैलकुलेट करने पे आया है तो मतलब 2 वर्ष बाद कितनी हो गई? 110% हो गई। अगर सिर्फ बोलेंगे कि कितनी बढ़ी तो आपसे क्या पूछेगा? तो आप क्या बताओगे? 10% की वैल्यू बताओगे। अगर आपसे ये पूछेगा कि कितनी हो गई तो आप 110% की वैल्यू बताओगे। या क्वेश्चन में आपसे ये भी हो सकता है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है तो यहां से ये वैल्यू निकालेंगे, यहां से ये वैल्यू निकालेंगे। आप जान रहे हो कि इसको कैलकुलेट करके मान लो 21% आ गया तो जो 2 वर्ष बाद की वैल्यू होगी हम 100 में क्या जोड़ेंगे? 21 जोड़ेंगे, क्योंकि अब पहली बात ये इतने परसेंट क्या हो रही? बढ़ रही है, यानी 100% अपने आप में थी, 21 बढ़ गई, यानी 121
20% है। और आपके बुक में आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है, इतनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा 100। और इस तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे और उन्हें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन। हाँ, चलिए अब आ रही होगी आवाज, है ना। चलिए हम देखते हैं, अगर आपके पास एक्सपेंडिचर कंजम्पशन इनटू प्राइस के बराबर हो रहा होता है, ठीक है, एल इंटू बी के बराबर एरिया हो रहा होता है, या ए इंटू ए के बराबर क्या हो रहा होता है, जिसे हम वर्ग में देखेंगे तो उसमें ए इंटू ए हो रहा होता है। बात समझ में आ रही, समझने की कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा उस चीज को बता रहे हैं। एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और प्राइस के, मतलब इस टाइप के जितने भी आपके फॉर्मूले होंगे सब पे ये लग रहा होगा, ये फॉर्मूले सब पे लग रहे होंगे, ये मेथड सब पे लग रहे होंगे। आप देख रहे होगे कि आप जानते हो कि जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जब हम लोग देखेंगे तो जान जाएंगे क्यों नेग्लेक्ट करते हैं। तो मेन जो डिपेंड करता है वो आर स्क्वायर पे करता है ना, आर स्क्वायर पे करता है। अब देखो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये एरिया किसका हो गया, आपका हो गया रेक्टेंगल का हो गया, ये किसका हो गया, स्क्वायर का हो गया, और ये एरिया हो गया सर्कल का। बात समझ में आ रही। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे। अब मान लो एक्सपेंडिचर को आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। मान लो किसी का एक्सपेंडिचर यानी 100 रुपए उसकी जेब में थे, 100 रुपए उसकी जेब में थे, तो उसने क्या किया, कंजम्पशन यानी मूल्य में क्या हुई, कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खपत, यानी खपत क्या हो गई है। तो आप कहोगे खपत में अगर उसने कितना वृद्धि कर दी है, खपत में कितनी वृद्धि कर दी है, तो आप कहोगे 10% की मान लो उसने क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है, 10% की वृद्धि कर दी है। तो आप क्या कहोगे यहां पे कि भाई उसने खपत को क्या कर दिया, 11/10 कर दिया। फिर उसने अगर खपत को 11/10 कर दिया है तो प्राइस को उसने कितना किया, अब प्राइस को भी कुछ वो कर रहा होगा, तो प्राइस के साथ उसने भी प्राइस को भी क्या मान लो 11/10 कर दिया, खपत को भी कर दिया और प्राइस को भी क्या कर दिया, 11/10 कर दिया। तो यहां से देख रहे होगा कि अब उसका खर्च कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 121 हो जाएगा, यानी 100 पहले खर्च करता था तो अब 121 वो खर्च कर पा रहा होगा। चीजें फिर बता रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रही हैं चीजें तो परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हम ये बता रहे हैं यहां से, इसी चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि हम अगर ये चीज समझ गए ना तो आप जान जाओगे कहां कहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हो जो जनसंख्या होती है वो पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन होती है ना। पॉपुलेशन बराबर क्या होता है, एक बेस वैल्यू पहले वर्ष की होती है, फिर एक बेस वैल्यू दूसरे वर्ष की होती है। हमको इस तरीके से बढ़ाना होता है। जब हम एरिया लेंगे ना तो एरिया, मान लो किसी चीज का एरिया 80 था और हमने क्या कर दिया, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, कितना, मान लो 20% से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 120 हो गया। 20% का मतलब क्या हुआ भाई, 6/5 या 120 बटे कितना कर देंगे, 100। और उसकी वृत्त को कितना कर दिया, उसको हमने 110 कर दिया, यानी 10% से बढ़ा दिया। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 6, 5, यहाँ पे 11 और कितना हो रहा होगा, 11 और कितना हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा। अगर इसको काटोगे तो यहाँ से आप 10 से एक 0 काट सकते हो और कट नहीं रही होगी वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 48 गुणे 11 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कहोगे कि 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि
कि नीचे 10 मिल जाएगा और पॉइंट में आपका कुछ यहां से कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहोगे, अच्छा इसको कर लेते हैं, 22 है ना 22 गुणे कितना करेंगे 48। तो अगर हम देखेंगे 22 गुणे 48 करेंगे, 22 गुणे 48 करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 और 8 कितना हो गया 24, एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 कैरी, 4 दूना 6, 2 कितना हो गया 8, यानी 85 और 6 10 था तो 85.6 हो गया। यानी किसी का अगर एरिया कितना था 80 था, तो अगर हमने उसके लेंथ को इतना बढ़ा दिया और ब्रेथ को इतना बढ़ा दिया तो एरिया कितना हो गया 85.6 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां से बस आपको इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से पूछेगा क्या कि एक्सपेंडिचर बताओ भाई कितना बढ़ गया, है ना, या एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हो गया। ठीक है, हमने लेंथ को इतना बढ़ा दिया, ब्रेथ को इतना घटा दिया, तो बताओ उसकी एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। या हमसे कह रहा है कि एरिया को हमने दोनों की भुजा थी, जो स्क्वायर था, उसकी भुजा को हमने बढ़ा दिया तो ओवरऑल उस पर क्या चेंज पड़ रहा होगा, या हमने घटा दिया तो ओवरऑल उस पर क्या चेंज पड़ रहा होगा। बढ़ने के लिए प्लस और घटाने के लिए माइनस ले लेंगे। इसी तरह सर्कल में पूछेगा कि इसको बढ़ा दिया उसकी त्रिज्या को या घटा दिया तो ओवरऑल कितना चेंज पड़ रहा होगा। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर में पूछेगा, और यही पॉपुलेशन में पूछता है कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष हमने इतना बढ़ा दिया तो कितना क्या उस पे फर्क पड़ रहा होगा, ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा होगा। इन्हीं पे बेस्ड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर को सेम रख लिया जाए, यहां से समझना, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखा जाए तो और कंजप्शन को इतना बढ़ा दिया जाए तो बताओ प्राइस कितने परसेंट घटेगी या बढ़ेगी। इस तरीके की भी आपने क्वेश्चन सुने होंगे। अगर एक इंसान है, एक आदमी है, अगर प्राइस में मान लो प्राइस 20% बढ़ गया तो हमको खपत कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी कि हमारा जो खर्च है ना, खर्च ना घटे ना बढ़े, यानी खर्च समान रहे। तो आपको ये चीज क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। अभी हम जब एक्स और वाई पे चल रहे थे तो आप देख रहे थे कि इसी चीज को क्या करता है, इसी चीज में क्या परसेंटेज चेंज आएगा वो हम एक्स वाई से निकालते हैं, है ना। और जब इस तरीके से आप कर रहे होगे, जो दूसरा अभी हमने बताया, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाए, लंबाई इतनी बढ़ गई तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि एरिया हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, है ना। तो वो क्वेश्चन आएंगे तो उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अभी बस इतना जानेंगे कि अगर इनमें कोई क्या किया गया, चेंजेस किए गए हैं, इनमें पहले वर्ष कुछ चेंज किया गया, दूसरे वर्ष कुछ चेंज हुआ तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, है ना। इसमें कोई चेंज किया, इसमें कोई परसेंटेज चेंज किया तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ। ये चीजें हैं, इससे ज्यादा डिटेल में और नहीं समझाया जा सकता है, इससे ज्यादा बेसिक से और बातें नहीं करी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे और उन पे अटैक करेंगे, क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। एक कस्बे की 5% जनसंख्या कि किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे मृत्यु मतलब घट गया, यानी 5% पहले वर्ष घट गई, है ना। इसका मतलब 5% की वैल्यू 1/20 होती है, यानी अगर जनसंख्या 20 थी तो कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 19 हो गई। कितनी हो गई, 19 हो गई। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, जो बची हुई जनसंख्या थी, है ना, जो बची हुई जनसंख्या थी तो उसमें क्या हुआ, और यहाँ पे बचा हुआ जो अब रिमेनिंग वैल्यू होगी ना, बस वही होगी यहाँ पे, है ना। जो हमने सारी चीजें पढ़ी वो रिमेनिंग पे, बढ़े पे हमने बढ़ा दिया या घटे पे हमने घटा या बढ़ा दिया, इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होगी। और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए, कस्बे को छोड़कर चले गए। इसका मतलब हुआ 8% गए तो 8 का मतलब 4 दूनी 8 और 25 चक्कू 100, तो यानी 25 अगर थी जनसंख्या तो 2 लोग क्या हुए, घबराकर छोड़ के चले गए, यानी 23 बचे। तो आप देख रहे हो कि 25 दूना कितना होता है, 50 होता है। आप 500 लिख दोगे और यहाँ पे 19 गुणे 23 लिख दोगे, क्योंकि अभी आप जानते हो कि आगे 500 है और 1923 है, इसी में या तो इनका डिफरेंस ले रहा होगा, या तो इसकी वैल्यू दे रखी होगी या इसकी वैल्यू दे रखी होगी। कह रहा है यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 28,274 है तो शुरुआत में, मतलब शुरुआत में 500 की ये वैल्यू पूछ रहा है और अभी कितनी है 19 गुणे 23, यानी 88,274 है। तो अगर हम काट रहे होंगे तो 19 से अगर काट रहे होगे तो देखो 19 से कुछ 76 हो जाएगा, 76 बचा कितना, तो आप कहोगे 4, 8 4 12 बच जाएगा तो 122 हो गया। 19 छक्का 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा तो 4 और 2 6 बच जाएगा, है ना। 19 छक्का 114 तो 6 और 2 कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और 19 चक्कू कितना हो जाएगा, 19 चक्कू
76 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 11 बच जाएगा 87 में, 7 4 11, 19 छक्का 114 हो जाएगा। आप देख रहे हो 46 इंटू 46 मतलब 46, 4646 बचेगा। 23 से काटेंगे तो आप जानते हो 23 दूना 46, एक जीरो उठाएंगे, 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो आप कहोगे 202 रुपए, 202 हो गई। मतलब एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 202। तो 500 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 202 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे, तो आप देख रहोगे 1,01,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही कस्बे की संख्या हो जाएगी, 1,01,000। बात समझ में आ गई। मतलब 1,01,000 2 वर्ष पहले थे, जब घटे, पहले वर्ष 5% घटे, फिर 8% घटे, तो संख्या कितनी रह गई, 88,274 रह गई। तो आंसर आपका कितना आ गया, 1,01,000 आ गया। इसी को अगर हम लोग परसेंट से, अब देखो अगर हम इसी को फॉर्मूले से करें, बस इसी क्वेश्चन को बताएंगे, सारे क्वेश्चनों को नहीं बताएंगे, आप हमको देखते चलेंगे कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड बता रहे हैं। हमने 3 मेथड बताया, एक्स गुणे फ्रैक्शन गुणे फ्रैक्शन, ये बताया। दूसरी चीज हमने क्या बताई कि 10 से बाई 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, एक दूसरा मेथड ये बताया। तीसरा मेथड हमने फॉर्मूला मेथड बताया। हम इस चीज को देख सकते हैं कि पहले वर्ष में क्या हुआ, 5% घटा यानी -5, फिर दूसरे वर्ष में भी 8% घटा, और आप जानते हो कि यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर 5 8 40 हो जाएगा, 40/100 यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से देखेंगे 8 5 कितना हुआ, 13 हुआ माइनस का, और 13 में से कितना जाएगा, 0.4 जाएगा, तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। माइनस का 12.6% हो जाएगा। 12.6% क्या हो गई, ये संख्या अपने आप से घट गई। यानी अगर संख्या 100% अपने आप में थी तो 12% क्या हुई, 12.6% कम हो गई। तो अपने आप का वो बची कितनी, तो 100 में से हम 12 नहीं 13 घटाएं। इसको घटाने का जो रूल है, 100 में से 13 घटा लें, तो 100 में से 13 घटा तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 100 में से 13 घटा 87, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, यानी 87.4% अब अपने आप का जनसंख्या बची होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जनसंख्या बची कितनी है, तो आप कहोगे 88,274। तो अगर हम इसको काट रहे होंगे तो एक पॉइंट है, नीचे क्या आ जाएगा, आप जान रहे हो कि इधर 0 चला जाएगा एक पॉइंट के लिए। अगर इसको काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, आप देख रहे होगे कि 8874 एकम 8874, ठीक है। 8874 का पहाड़ा नहीं, लेकिन ज्यादा ले जाओगे तो भाई कहां कट पाएगा, है ना, तो एक बार में कट जाएगा। तो आप क्या कह रहे होगे, 6 2 8, 8 बचेगा, 874 फिर बचेगा, फिर एक बार में कट जाएगा, लेकिन हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और एक जीरो ये आ गया। आप देख रहे हो 1% की वैल्यू अगर इतनी हो गई तो 100% की दोस्तों वैल्यू कितनी हो रही होगी, आप कहोगे 2 जीरो हम और बढ़ा देंगे, यानी 1,01,000 क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो इस चीजों को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, चीजें आपकी बहुत आसानी से होते हुए चलेंगी। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ऐसा नहीं कि सारे आरआरबी के क्वेश्चन है तो आरआरबी में ही पूछे जाते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो बच्चे और एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे, वो देखते होंगे कि भाई जो जनसंख्या के क्वेश्चन है ना, वो यहीं से आपके बनते हैं। कहां से बनते हैं, वो यहीं से बन रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सा इसको करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। हाँ, तो अगर हम बात करें एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% की और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में क्या हुआ, 25% की कमी हो गई। तीसरे वर्ष और अभी के जनसंख्या में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात बहुत आराम से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जो आपको फर्स्ट मेथड हमने सेकंड मेथड बताया, उसमें पहला वर्ष और तीसरे वर्ष का अनुपात ही तो आ रहा होता है। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल वहां से अनुपात आता है, यानी हम दूसरे मेथड को लगाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, पहले वर्ष शहर की आबादी जो 10% थी, लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। 10 से क्या हुआ, 11 हुआ, 5 से क्या हुआ, आप कहोगे 6 हुआ। किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी, यानी 4 से क्या हो गया, 3 हो गया। हमने आपको बहुत खूबसूरत एक बात बताई थी कि भैया अगर यहां से कट रहा हो तो 2 दूना 4, 2 3 6 कर लेते हैं, 5 दूना 10, 10 दशम कितना हो गया, 100 हो गया, और यहां पे 3 3 9, 11 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी पहले वर्ष में, पहले वर्ष के शुरुआत में अगर देखेंगे तो जनसंख्या इतनी होगी, और तीसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या हो रही होगी वो 99 हो रही होगी, वो 99 हो रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई शुरुआत में जनसंख्या अगर 100 थी तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 99 होगी। पूछ क्या रहा है, कह रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करिए। भाई तीसरे वर्ष कितनी है जनसंख्या, तो आप कहोगे 99 है, और 3 वर्ष पूर्व कितनी है, तो आप कहोगे सर 100 है।
बात समझ में आई? तो आप कहोगे बिल्कुल सही, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 99:100 होगा। दोस्तों आपके पास ऑप्शन में 100:100 अनुपात 99 भी है। आप गलती से ये रेशियो देख के वहां पे टिक ना मार दीजिएगा, क्योंकि ये रेशियो के क्वेश्चन में हमेशा क्या करता है, दोनों ऑप्शन हो, अगर दोनों ऑप्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिल रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या। आपको क्या करना है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, फिर देखना है कि हमारा मेथड क्या है, आपका मेथड क्या है। 3 मेथड बताएं, वो आप किस मेथड से कर पा रहे हैं और हम किस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि 4% है। वृद्धि 4% है, तो एक बात बताओ, 4% है, 2 वर्ष अगर बढ़ी तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आप कहोगे 4 4 8, फार्मूला लगाओगे तो भाई 4 + 4 + 4 × 4 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी 4 4 कितना हो गया 8 प्लस 4 × 16 है ना, 4 × 16 यानी 0.16 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो जनसंख्या होगी 8.16% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 8.16% बढ़ जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, 8.16% बढ़ जाएगी। यानी अगर 12 लाख जनसंख्या है, 12 लाख में कितने जीरो, आप कहोगे 12 लाख में 5 जीरो होते हैं। सर 12 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। और अगर इसका 8.16% निकाला जाए, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ी है, तो 8.16% हम लोग निकालने चल रहे होंगे। अब आप जानते हो परसेंटेज के लिए 2 जीरो आपके कट जाएंगे, पॉइंट के लिए यहां पे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ये भी 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास बचा क्या, 120 गुणे कितना 816 बचा, पॉइंट हट चुका है। 120 की मल्टीप्लाई 816 से कर रहे होगे, तो 120 की मल्टीप्लाई 12 छंग कितना हो जाएगा 72, 7 कैरी 12 कम 12 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 1 कैरी 12 8 96 कितना हो जाएगा 97 और 1 जीरो आ जाएगा। सॉरी, तो ये आ जाएगा। हम लोग देखेंगे इस तरीके से कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई। भाई 12 लाख अगर इसमें जोड़ रहे होगे, 12 लाख में 5 जीरो, 5 ही जीरो होते हैं, आप अगर जोड़ रहे होगे तो 12,97,920। क्या आपका कोई आंसर है? तो आप कहोगे सर आंसर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12,97,920। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत जो है वो अच्छी नहीं है दोस्तों, है ना, तो इसकी वजह से चलिए चीज़ें आया करती हैं, इंसान है तो ये चीज़ें होती रहेंगी, है ना। चलिए आपके लिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या 3% की वृद्धि हुई। उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी? 3% बढ़ रहा है 3 सालों तक। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है ना, हम लिख रहे हैं, आप समझना। 2-3 बार इसको अप्लाई करेंगे तो इससे सरल, आपको इससे इजी कुछ लगेगा ही नहीं, है ना। हम इतना लिख लेंगे, इतने % का चेंज होगा। 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, फिर 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा आपको, वो 4 अंकों बाद दशमलव लगेगा, 3 तिया 9 तिया कितना 27 हो जाएगा, 0.0027 हो जाएगा। हम इसको अगर जोड़ रहे होंगे, ये ओवरऑल परसेंटेज में दोस्तों वैल्यू होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ रहे होंगे तो आप कहोगे 9.2727% ओवरऑल हो रहा होगा। तो कितने का, 30 लाख अभी है, तो 3 वर्षों बाद कितना हो गया, यानी 30 लाख में अगर इतना % निकाल के जोड़ देंगे तो वो 3 वर्षों बाद की जनसंख्या हो जाएगी। तो हम लोग 30 लाख का निकालने चल रहे हैं, कितना 9.2727%। हम जानते हैं परसेंटेज साइन जाएगा तो 2 जीरो आपके चले जाएंगे, 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव है, तो अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो 4 जीरो आपके और चले जाएंगे। आप जानते हो 9 आपके पास 92,727 हुआ, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 27 तिया कितना हो गया, आप कहोगे 81, 27 तिया 81, 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे 2,00,000
78,181 बचा, यानी जो संख्या होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, 2,78,181 बच जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी 30 लाख थी और 30 लाख में हम 2,71,000, 2,71,000 कितना है, 2,78,000, 2,78,181 जो है वो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा और ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो दोस्त हम क्या करते हैं, 3:2 लिख लेते हैं। बॉयज टू गर्ल का रेशियो है, हम जानते हैं अगर 20% लड़के क्या हैं, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो हम कह रहे हैं कितनों को मिलती है, तो आप कहोगे 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो आप कहोगे सर 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अभी हमारे पास जो रेशियो था वो देख पा रहे थे कि 3 और 2 का था। देखो हम अपने रेशियो के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमने माना 30 बॉय हैं और 20 गर्ल हैं, हम अपने रेशियो में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। हम दोनों तरफ सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में इस बात को हम बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे दोस्तों, इसलिए कर सकते हैं। हम रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे, बस आपकी शर्त यह है कि रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़े। अब क्योंकि हम इसलिए 0 बढ़ा रहे थे कि अगर 30 का 80% निकालोगे तो आप बहुत खुशी से 24 निकाल दोगे, वैसे 2.4 हो जाएगा, आंसर वहां से भी आ जाएगा। पॉइंट में थोड़ी चीजें समझनी आपके लिए आसान नहीं होती, इसलिए आपके पास अगर देखोगे अगर आप देखोगे कितने लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो 30 में 80 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 80%, तो यानी 24 लड़कों को नहीं मिली। अगर 20 लड़कियां थी तो 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4, तो 4 पंचे 20, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। अगर हम 3/4 निकाल रहे होंगे इसका, तो आपके पास कितना आ रहा होगा, तो आप कहोगे 75% हो जाएगा 15, यानी 24 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, तो ओवरऑल कितने हैं, तो आप कहोगे 39, 5 4 9 2 1 3, 39 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। लड़का लड़की मिला के 39 हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आप कहोगे सर 50 में 39 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, 39 50 का कितना परसेंट, तो आप देख रहे होगे कि ये 2 से 39 की मल्टीप्लाई, 39 दूना कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ये कटा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये कटा नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। 33% क्या है अंक, 33% हमें लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, है ना। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं। 210 अंक प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि उसको 210 अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। अगर इसको 21 अंक और मिल जाते दोस्तों तो ये पास हो जाता। क्यों, क्योंकि 33% बन जाता है ना उसका, तभी तो पास होता है ना। तो अब हम देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू 33% के बराबर है। 10 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे 33% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 231 होगी। हम कितनी बार में काट रहे होंगे, 7 या 21 2 22 23 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। दोस्तों अगर हम देख पा रहे होंगे तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 7 आ रही होगी, है ना। तो 100% अगर वैल्यू की बात करी जाए, क्योंकि अपने आप में पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा, 100% होगा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। और 700 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक अर्जित किए यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12% अधिक राखी, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं राखी, राखी राखी गढ़ी, है ना। तो दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, मोहन, है ना, मोहन लिख लेते हैं। तो एक तरफ राखी, दूसरी तरफ मोहन। हम कह रहे हैं कि राखी को 200 में 54% प्राप्त हुआ है, तो 200 का 54% निकाल रहे होंगे तो कितना होगा, 108 होगा। फिर कह रहे हैं कि राखी मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त करती है, यानी मोहन को 12 कम प्राप्त हुए होंगे, 12 कम प्राप्त हुए होंगे, तो 8 और 4 उधर गए, तो मोहन को कितने प्राप्त हो रहे हों, 96 अंक प्राप्त हो रहे होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो 96 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मान लो आपसे पूछता 200 का पूर्णांक है तो इसको कितने परसेंट प्राप्त हो रहे होते, तो 48% प्राप्त हो रहे होते।
राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वो कितने अंकों से ज्यादा हो गया, 30 अंक उसके अधिक आ गए। बहुत डेफिनेट टाइप है, ये निश्चित टाइप है जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों इसके बेसिक पे जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, चीज़ें समझ में आएगी, वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन इसको लिखने का एक थोड़ा सा नज़रिया हम लोग चेंज करते हैं कि 40% क्या है अंक प्राप्त होता है, तो 20 अंक क्या आ जाते हैं, 20 अंक उसके कम आ जाते हैं। लेकिन अगर वो 45% अंक दोस्तों प्राप्त करता है तो 30 अंक उसके क्या आ जाते हैं, तो आप कहोगे सर ज़्यादा आ जाते हैं। हम यहाँ से बस इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इधर हम लोग ऐड कर रहे होंगे और इधर हम लोग क्या डिफरेंस ले रहे होंगे, या हम क्या कहेंगे, इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। बस आपको ये करना, मार्क्स को जोड़ना है। माइनस और प्लस जो साइन है वो सिर्फ इस चीज को इंडिकेट करेगा कि ये माइनस इसको कम आ रही है, उत्तीर्ण हो रहा है, ये उत्तीर्ण हो रहा है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको दोनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा, आप कहोगे 50 हो जाएगा। यहां देखेंगे 40 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू आ रही होगी दोस्तों, कितनी आ रही होगी, 10 आ रही होगी। कितनी आ रही होगी, 10 आ रही होगी। पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। अगर 1% की वैल्यू 10 है और 20 अंकों से 40% दोस्तों वो लाता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 20 अंक अगर उसके और आ जाएं तो 40% में क्या हम 20 अंक जोड़ सकते हैं। तो अब बेसिक क्लास में बताते हैं कि कभी भी परसेंटेज में हम रियल वैल्यू को नहीं जोड़ सकते, हम किसी और यूनिट की वैल्यू को नहीं जोड़ सकते, हम हमेशा में परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। और पूछ भी क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पूछ रहा है। तो हम अगर जान जाए ये 20 अंक जो ये कम पाता है, जो इसको अनुत्तीर्ण हो जाता है, अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू जान जाए तो हम परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ देंगे। तो हम देख पा रहे होंगे कि 1% की वैल्यू अगर 10 है तो हम जानेंगे 20 अंक बनाने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई। 1 की अगर वैल्यू इतनी हो गई तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी, यानी 40% में 2% अगर वो और ले आता दोस्तों, 42% से क्या हो जाता, वो पास हो जाता। ठीक है, 42% दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कहना चाहो 45% लाता है, 30% का मतलब क्या हुआ, 30 नंबर्स का मतलब क्या हुआ, 3%, क्योंकि 1% का मतलब 10 नंबर, तो 30 नंबर का मतलब 30%। 45 लाता था, 3% ज्यादा मार्क्स लाता था, तो 45 में 3 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 42% इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कोई किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही ना। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो उससे हमारा बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालिसिस किया है, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। जो बच्चे अच्छे हैं वो समझते हैं इस बात को, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, वो बिना कहे चीज़ों को कर रहे होते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे, चलेंगे। एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया, 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50। उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 670 बटे कितना है, 3 है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जैसा हमने हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने आपसे बात करी है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करना है तो इसको क्या लिख देंगे, इसको कमेंट वर्क कर देंगे, यानी क्लास वर्क नहीं, ये आपका है C फॉर कमेंट वर्क, ठीक है। कमेंट वर्क है, इसको कमेंट करेंगे आप, ये आपका HW नहीं है, आपका CW है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा टाइप, आय और व्यय से आधारित। कह रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो अगर वेतन मतलब इनकम, ठीक है, बराबर किसके होती है, खर्च और जो आपकी बचत होगी, ठीक है। इसी के अगर हम जोड़ेंगे, खर्च जितना खर्च करते हैं जितना बचाते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो वो इनकम के दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। हाँ कि ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सर ये तो होता ही है कि हम भाई इनकम जो होती है वो खर्च और बचत के सम के बराबर होती है। हम कहेंगे 80% खर्च करता है, यानी 100 अगर इनकम थी 80 खर्च कर दिया, 100 इनकम थी 80 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने, आप कहेंगे 20 बचाया। हमने कहा ठीक है, फिर आगे बढ़े, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होगी, यानी अगर 100 पे 25% की वृद्धि होगी तो 25 बढ़ेगा, यानी उसका वेतन कितना हो गया,
आप कहोगे 25 हो गया। उसके व्यय में 15% की वृद्धि कर दी। अगर 15% इसको देखेंगे, अगर इसका 15% देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 3/20 हो जाएगा। 20 चक्कू 80, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोस्तों इसमें 12 जोड़ देंगे और यहां पर कितना बन रहा होगा, 92 बन रहा होगा। अब देखेंगे कमाता इतना था, खर्च इतना करता है, तो सेव कितना करता है भाई, 92। 25 और 8 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 33, यानी 33 वो क्या करता होगा, सेव करता होगा। पहले 20 सेव करता था, अब 33 सेव कर रहा है, तो कितना ज्यादा कर पा रहा है, 13 ज्यादा कर पा रहा है। यानी 20 पे 13 की वैल्यू कितनी है, तो 1/20 की वैल्यू 5% होती, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13×5 65%। फिर कह रहे हैं अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी तो आपको जरूरत है वो देखने की, वरना आप 13/20 का कितना परसेंट है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 13×5 कितना हो जाएगा, 65, यानी 65% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए और शेष का 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। ठीक है, 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो कुल आय, मासिक आय कितनी है। हम इसको भी देख रहे होंगे कि कृतिका अपनी आय का 30% घर पे खर्च करती है, यानी 10 अगर उसकी आय थी, 3 खर्च कर दिया तो 7 उसकी आय बची। फिर शेष का 60% का मतलब हुआ, 60% का मतलब हुआ 3/5, 20 तिया 60, 20×5 100, यानी 5 अगर आय थी तो 3 खर्च कर दिया, 2 आय बच रही होगी। हम देख पा रहे होंगे कि अगर यहां से कुछ कटेगा, आप कहोगे हाँ 2×5 कितना हो जाएगा, 10। 25 से कितनी आय हो गई, 7 हो गई। 25 से कितनी आय हो गई, तो आप कहोगे 7 हो गई। हम देख पा रहे होंगे कि वो अगर 25 उसकी आय थी तो वो खर्च करके उसके पास बाद में बची कितनी आय, तो आप कहोगे सर 7 यूनिट बची। 7 यूनिट थोड़ी, वो तो कह रही है वो कितनी बचत करती है, 6300 की बचत करती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 7 9 63, 7 9 63, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए हो रही होगी। इसी तरीके से 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जा रही होगी, तो आप कहोगे 25 9 225 और 20, यानी 22,500। 22,500 दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे चीजों को कि कैसे चीजें आप मैनेज कर पा रहे हैं। देखो मीनाक्षी अपनी मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी, ठीक है, रेस्टोरेंट और मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% घरेलू खर्चों पे व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय उसका कितना है, तो कह रहा है कि 48,000 है। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत दिमाग से पढ़ना है। देखो घरेलू खर्च कितना कह रहा है, 48,000 है। 80% और देख रहे हैं घरेलू खर्च है कितना, तो आप कहोगे 80%, यानी 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 48,000 हो गई। 48,000 हो गई। आप देखोगे यहां से एक जीरो काट दोगे, 8 से काटोगे, 8 छंग 48, यानी कितना, 2 जीरो आपके बनेंगे, यानी 1% की जो वैल्यू होगी 600 होगी। पूछ रहा है मासिक आय, यानी 100% की वैल्यू, 100% में 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 2 जीरो क्या कर देंगे और बढ़ा देंगे, तो 100% की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी 60,000 क्या ऑप्शन है आपका, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, बस आप समझ सकते हो कि इसका लेवल क्या हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं ग्रुप डी में ही आए हुए हैं, आपके आरआरबी में, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, आप देखते जाइएगा। यदि एक्स अपनी मासिक आय का या मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500, देखो ग्रुप डी में आया है तो इसकी क्या लेवल हो सकता है भाई। देखो एक्स अपनी मासिक आय का 50% क्या करता है, 50% क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है, प्लस और यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर उसने कहा कि बचे हुए का 20% किराए पे खर्च करता है तो आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। यानी पहले 50, यानी 2 से कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 25%, 20% खर्च कर दिया, यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ रही, तब सक्सेसिव आपको लगाना पड़ेगा। अभी आप क्या करोगे, 50% हो गया और 20% किस पे खर्च करता है, तो आप कहोगे किराए पे खर्च करता है। तो ओवरऑल वो कर कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो 70% खर्च कर रहा है। तो 70% अगर अपनी सैलरी का खर्च कर रहा है तो 30% वो क्या कर रहा होगा बचा रहा होगा। 30% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर
1500 रुपए है। हम देख पा रहे होंगे 3 से अगर काटेंगे तो 3 पचे 15, यानी 10% की वैल्यू कितनी होगी, 500 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, एक इधर जीरो बढ़ाएंगे, 5000 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर सी सही हो चुका है, 5000 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है। अब शेष आ गया ना, तो कह रहा है कि अगर 15% क्या करता है किराए पर, 15% का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे 3/20, यानी अगर 3/20 होगा, देखो 15%, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो आप कहोगे अगर 20 वेतन था तो 3 खर्च कर दिया, बचा कितना, आप कहोगे 17 बचा। फिर 60%, 3 बटे कितना होता है, 5 होता है, यानी 5 था, 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2 बचा। तो आप देख रहे होंगे यहां से अगर काटना चाहेंगे 10 बार में कट जाएगा, इधर 50 और इधर 17 हो जाएगा। कह क्या रहा है, यदि वह 2210 रुपए बचा था, इसका मतलब इसका रेशियो बार बार बताते हैं, मतलब अगर उसके पास 50 रुपए होंगे तो इतने % खर्च करने के बाद लास्ट में उसके पास इतने यूनिट रुपए बचे होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके पास तो 2210 रुपए बचे हैं। तो 17 से अगर काट पा रहे होंगे तो 17 एकम 17 है ना, 17 तिया 51, यानी एक जीरो हो जाएगा। 17 5 22, 17 तिया 51, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 130 हो रही होगी दोस्तों। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 130 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 13 पचे 65 हो जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 6500 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मासिक आय कितनी हो रही होगी, 6500 हो रही होगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, आपके स्क्रीन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको अलग अलग तरीके से भी करना है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक संख्या का 50% मतलब क्या हुआ, संख्या अगर 2 थी तो 1 भाग, ठीक है। फिर कह रहा उस संख्या का अगर 4/5 भाग, यानी संख्या अगर 5 थी तो उसका चौथा भाग, यानी 4, उसमें 4। तो हम देख पा रहे होंगे संख्या हमारी 2 थी, है ना, फिर संख्या यहाँ पे 5 थी, संख्या तो एक ही है, संख्या को हम क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। अब हम देख पा रहे होंगे 5/10, अगर संख्या हमारी कितनी 10 थी तो उसका अगर हम देखेंगे 50% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 हो जाएगा। अगर संख्या हमारी 10 थी तो उसका 4/5 कितना हो जाएगा, तो अगर 10 का देखोगे 4/5 कितना होगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 ही हो रहा होगा, क्योंकि हमने क्या किया, रेशियो को सेम कर लिया है। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम आ जाएंगी, हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी। कह रहा है संख्या का जो 1/10 है, 1/2 है, यानी संख्या का जो 50% है उसका जो 4/5वां भाग है वो 21 कम है। लेकिन हम देख पा रहे हो कि जो 1/2 भाग है, जो 50% भाग 5 है ना, वो 4/5 भाग से कितना कम है, तो आप कहोगे ये 3 कम है, यानी 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो रही होगी, 3 की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 21 हो रही होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जा रही होगी, तो 3 सतह कितना होता है, 21 हो जाएगा। यानी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या थी कितनी, संख्या हमने 10 ली है, क्योंकि संख्या हमने क्या ली है, 10 बनाई है भाई, वही तो रेशियो हमने सेम किया है। तो 10 सतह कितना हो जाएगा, 70, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, अगर मजा आ रहा होगा, ठीक है, अगर लाइक कर रहे होंगे चीज़ों को तो चीज़ें शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो देखो अगर पहली संख्या का 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5, 40% का मतलब 2/5, यानी 12 है। अगर कोई संख्या है तो 2/5वां भाग अगर 12 है, संख्या अपने आप में 1 होती है, तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। अरे ऐसे आपको समझा दे थोड़ा, ठीक है। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू, 5 की वैल्यू इधर चली जाएगी, 2 नीचे में आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 छंग 12 और 5 से मल्टीप्लाई हो गए, 6 पंचे 30 आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझाएंगे, ये समझना पड़ेगा, इस लेवल पे दिमाग को अपने लाना ही पड़ेगा। तो हम उसी को क्या करते हैं, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो रही होगी। 1 का मतलब जो संख्या है ना, जो संख्या है पहली, वो क्या है, वो 30 है। इसी तरीके से जो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या दे रखी है, दूसरी संख्या का 50%, यानी यहां से तो आपको समझ में आ रहा है, किसी का अगर आधा भाग 24 है तो पूरा भाग वो कितना होगा, तो आप कहोगे 48। देखो हम कर क्या रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई ही तो करा रहे हैं, यानी जो दूसरी संख्या है दोस्तों वो कितनी है, तो आप कहोगे वो 48 है ना। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, 6 पंचे 30 हो जाएगा,
और 6 48 हो जाएगा। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात हो रहा होगा वो कितना 5:8 हो रहा होगा। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। दोस्तों समझ लेना आपका आंसर ए भी है। 8:5 गलती से मत लगा दीजिएगा, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है, आपने आराम से निकाल दिया। यदि किसी संख्या के 28% का मान 20% के बराबर है, कह रहा संख्या का 28% जो है वो 20 के बराबर है, तो उसी संख्या का 49% कितना होगा। बहुत इजी सवाल है। 28% कितना है, 20 के बराबर है। तो हम अगर इसको 7 से काटें, 7 चक्कू 28 हो गया, ठीक है। 7 से ये वैल्यू तो कटेगी नहीं, 4 से काटो, 4 से कितना हो गया 28 हो गया, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी 7% की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। पूछ 49% की रहा है, 49 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और दोस्तों 35 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इजी से क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पूछे गए, जैसे पिछला भी क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो आप देख रहे हो कि बहुत परसेंटेज के इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। अब देखो हम वही चीज आपको जो डिस्कस किए थे शुरुआत में, कोई चीज अपने आप का कम हो गई किसी परसेंट से, जैसे 80 से 40% कम वैल्यू क्या होगी, यानी 80 का 60% हम निकालेंगे। 80 का 60% निकाल रहे होगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 छंग कितना हो जाएगा 48 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। आशा है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो क्या करना है, 75% का 75% किसके बराबर है, ठीक है। 75 का 75%, 75% का पूछा है ना, तो 4 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। 75% का 75%, देखो 75% का इसके लिए 2 जीरो लग जाएंगे और 75% इसके लिए भी 2 जीरो लग जाएंगे, तो नीचे 4 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा। 4 अंकों बाद दशमलव सब में है। अब क्या है 75 और 75 की मल्टीप्लाई क्या आपको हमने नहीं सिखाया है, हमने सिखाया है। अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या हो 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे 25 लिखना है, और बस आगे वाली संख्या से एक जस्ट बड़ा नंबर लेना है और उसकी मल्टीप्लाई 56 कर देना है। तो 56 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, तो 56 25 सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है। हम कह रहे हैं कि किसी संख्या का 106 घटा रहे हैं, ठीक है। मान लो संख्या 100 थी और हमने उसमें कितना घटाया, हमने इसमें अगर हम इसमें घटा रहे होंगे 5 और 3, अगर 53 घटा रहे होंगे संख्या में, तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 47 बचेगा। यानी अपने आप का संख्या कितना परसेंट बनी, 47% बची। लेकिन हमने कितना घटाया, तो आप कहोगे सर हमने 53 यूनिट, अगर 100 यूनिट हमारी संख्या थी उसमें हमने 53 यूनिट घटा दिया तो 47, यानी अपने आप का 47% बची। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 हम 53 थोड़ी घटाते हैं, हम तो 106 घटाते हैं। तो हम घटा रहे हैं 53, क्वेश्चन घटा रहा है 106, यानी 53 की वैल्यू 106, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 53 दूना कितना होता है 106 हो जाएगा। उस संख्या के 11.5% का मान बताना है, यानी संख्या 100 थी तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 200 हो जाएगा। और 200 का 11.5% अगर दोस्तों वैल्यू करेंगे तो परसेंट से एक साइन चला जाएगा, ये चला जाएगा। 11.5 दूना कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। तो आपकी संख्या क्या हो गई 23 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a का 20%, अगर हम देखें a का 20% बराबर कितना है b है, तो पूछ रहा है 20 का b% कितना होगा। 20 का b% कहो या b% ऑफ b कहो, ये बातें दोस्तों एक ही होती हैं। देखो 20 का b%, नीचे 100 आ जाएगा, 20 गुणे b हो जाएगा। अगर यहाँ पे करोगे नीचे 100 आएगा, 20 गुणे b ही तो रहेगा। ये दोनों बातें सेम होती हैं। आपको क्या करना है, आप जानते हो 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको हम 20/5 भी तो लिख सकते हैं। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी b/5 हो गया। यानी ओवरऑल हमको वैल्यू जो निकालनी है b/5 निकालना है। तो आप 5 से इधर डिवाइड करा दो, 5 से इधर डिवाइड करा दो, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। यानी a का 4% जो होगा वो b/5 कह लो, चाहे 20% ऑफ b कह लो, चाहे 20 का b% कह लो, बात एक ही होगी। तो आपका आंसर क्या है, a का 4% आपका आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई में पूछा हुआ सवाल है। आगे चलते हैं। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और 15% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाती है। 20% घटाने का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे अगर संख्या कितनी थी 5 थी,
ठीक है, घटाया जाने का मतलब 5 से 4 हो गई। 15% बढ़ाया जाने का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे 20 से कितनी संख्या हो गई, 23 हो गई। काट रहे होंगे तो 4 पंचे 20 यानी 25 से संख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 23 हो गई। यानी संख्या थी 25 और जब इतने परसेंटेज से हमने घटाया तो हो कितनी गई, तो आप कहोगे सर 23 बची। यानी 2 की वैल्यू कितनी हो रही होगी, तो आप कहोगे 64। यानी संख्या अपने आप से कितनी कम हो गई, 2 यूनिट कम हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 64 कम हो गई। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो 32 अगर हो गई तो हम कह रहे हैं 32 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसकी, 25 की। तो हम जान रहे हैं कि 25 से कराएंगे तो 25 से, अगर 32 में हम जानते हैं 4 होता है तो 4 अठे 32 कर दे इसको, तो 25 चक्कू 100, 100 अठे कितना हो जाएगा, 800। यानी 800 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन सी आंसर कितना हो जाएगा, 800। यानी आपकी संख्या कितनी थी, 800 थी। ठीक है, मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है, चीजें सही लग रही हैं, चीजें आपके एग्जाम में पूछी हुई हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही चीजों को बार बार हम उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। सब में सक्सेसिव लग रहा है, सब में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं। बस आप एक यूनिटरी मेथड परसेंटेज में जान जाओ, है ना, सक्सेसिव मेथड जान जाओ, थोड़ी चीजें और कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी सीख जाओ, बस। और आपको परसेंटेज में कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए हम लोग 5वें टाइप पे चल रहे हैं। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक बढ़ गया। तो हम इस पे सक्सेसिव ही तो लगा रहे होंगे कि भाई अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा, यानी 10 से कितना हो गया, तो आप कहोगे 11 हो गया। फिर तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, यानी 5 से कितना हो गया, तो आप कहोगे 4 हो गया। फिर जुलाई तक कितना हो गया, जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, यानी 2 से कितना हो गया, तो आप कहोगे 3 हो गया। हम काट पा रहे होंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, और यहां पर कितना आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। पूछ रहा है कि अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो आप देख रहे हो 25 से 33 हो गई है ना। पहले 25 थी शुरुआत में, और जब लास्ट में जब आए हैं जुलाई के, तब 33 हो गई वैल्यू। तो कितना बढ़ गया, 25 से 33 8 बढ़ गया। 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, 4% होती है। 4 अठे 32% आपका आंसर हो जाएगा। जो दोस्त नहीं जानते हैं, 8/25 गुणे 100 करेंगे, 25 चक्कू 100 करेंगे, और 4 अठे क्या करेंगे, 32 करेंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी हो जाती है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि अगर कोई जनसंख्या है, कोई कर्मचारी का वेतन है, इस क्वेश्चन में कोई संख्या है, उसको 15% बढ़ाया, फिर 15% घटा दिया, x% बढ़ाया, फिर x% घटा दिया, तो आपको क्या करना है, आपका उसी से फार्मूला वहीं से बन जाएगा। आपको क्या करना है, x² अपॉन 100% का क्या होगा, तो आप कहोगे यहां से, ये फॉर्मूला वहीं से बना। देखो पहले हमने x% बढ़ाया और फिर हमने x% घटा दिया, फिर ओवरऑल आप जानते हो एक, अगर एक इसमें माइनस का तो यहाँ माइनस लग जाएगा। x इंटू एक्स अपॉन कितना कर देंगे, 100, और ये परसेंट, यही तो फॉर्मूला आपको बताया। देखो x से x कट जाएगा, x² अपॉन 100 माइनस का आ रहा है, यानी कि हमेशा क्या हो रही होगी, हमेशा कमी हो रही होगी। हमेशा दोस्तों क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। आपको ये बात समझना है, अगर उतने ही परसेंट बढ़ाया जाता है पहले और उतने ही परसेंट घटाया जाता है, तो इसका मतलब होता है -x² अपॉन 100% क्या होगा, 100% की कमी हो रही होगी। तो आपके पास है, तो आप जान रहे हो कि x² मतलब कितना हुआ, 15 का स्क्वायर, 15 घट बढ़ा फिर 15 घट गया, तो 15 का स्क्वायर 225, 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2.25% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दोस्तों याद रखना, कमी और बढ़त दोनों आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, तो आपको कमी करना है, कमी ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% कमी करने के बाद उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक जो सेल है ना, उस पर कितना शुद्ध प्रतिशत परिणाम वो प्रभाव पड़ेगा। तो हम भी जान रहे हैं कि एक चीज को बढ़ाया गया फिर दूसरी चीज को भी बढ़ाया गया, यानी पहले घटाया गया है और फिर 25% की चीजें, है ना। आप जानते हो कि जो दैनिक बिक्री होती है वो किसके प्रोडक्ट पे, भाई मूल्य और बिक्री। भाई जब 4 रुपए की चीज है, 5 चीजें बिक रही हैं, है ना, 5 चीजें बिक रही, तो मूल्य बिक्री में 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी, और मूल्य में 15% की कमी होगी। तो बताओ ओवरऑल कितना परसेंट का चेंज हो रहा होगा। तो हम कहेंगे भाई कमी हो रही यानी -15 हो जाएगा, वृद्धि हो रही प्लस का 20 हो जाएगा, और एक अगर माइनस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 15 दूनी 30, यानी आप जानते हो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 300/60
100 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो 15 3 18, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से अगर हम देख पा रहे होंगे, है ना, 15% कमी 20% की वृद्धि हो गई, 6 पॉइंट सॉरी 15 और 20 नहीं है, 15 और 25 है ना, 15 और 25 है, सॉरी थोड़ी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। 25 गुणे कितना कर दिया, 15 बटे कितना कर दिया, 100 कर दिया। अब देखो 25 में से 15 गया तो कितना बचा, 10 बचा। 25 और 15 की मल्टीप्लाई हम कैसे कराते हैं, हम इसके बीच की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा, और 400 में से हम 25 घटा देंगे 375 हो जाएगा, और हम माइनस का 2 अंकों बाद दशमलव रख देंगे, और ये जो वैल्यू आ रही होगी ये वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। 10 में से 3.75 घटाएंगे तो आपको क्या करना, 10 में से पहले 4 घटाना, 10 में से 4 घटाया 6, और यहाँ पे बस 100 बना देना है, 75 25 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, और 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया, बात समझ में आई, क्या कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, अगर दोनों में से एक माइनस हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती, इसके बाद 40% की कमी की जाती है। पहले 40% की वृद्धि हुई है ना, और 40% की फिर कमी होगी, यानी x स्क्वायर अपॉन 100, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 चक्कू 16 यानी 1600 हो जाएगा, और 1600 बटे 100 करेंगे तो 16% ही तो बचेगा। 16% अगर बचेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 16% की सर कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही, 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अभी आपको बता चुके, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर 10% की कमी कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई फिर 10% की कमी हो गई, तो 20 दूना कितना होता है, 200 हो जाएगा, 200 बटे 100 2 हो जाएगा। ये अगर देखोगे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 20 में से 12 गया कि 8%, यानी 8% प्लस में आया ना, 8% की वृद्धि हो जाएगी, 8% की संख्या में ओवरऑल क्या हो रहा होगा, वृद्धि हो रही होगी। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। देखो अगर एक संख्या में 20%, 100 अगर संख्या थी तो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब सोचो 10% की कमी, यानी अगर 20% की वृद्धि कर दी यहां से, और 10% की अगर हम कमी कर दें तो 120 का 10% 12 होगा, 12 को करेंगे इसमें से लेस तो 108 होगा, यानी संख्या थी कितनी, 100 हो कितनी गई, 108, यानी कितना बचा, 8% ही तो बढ़ा। बात समझ में आ रही। तो जरूरी नहीं आपको फार्मूला याद हो, आपके बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो आपका दिमाग अगर अच्छा है तो आप चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 25% पहले बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया, हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 25 गुणे कितना करेंगे, 20 बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे। यहां से देख रहे होंगे 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 5 बचा, माइनस यहां देख पा रहे होंगे कि 25 दूना 50 हो जाएगा, 500 बटे 5 हो जाएगा। यहां से अगर देख पा रहे होंगे 0% का चेंज आएगा, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, उसके वास्तविक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से देखना है, बहुत केयरफुली देखना है कि यदि एक भिन्न y अपॉन x है, y अपॉन क्या है, x है। अब भिन्न को हमने क्या किया, 12% को एक हमने क्या किया, अंश में 12% की वृद्धि करी है, तो अंश हो कितना गया भाई, या तो अंश हमारा y था, या तो हम y में y का 12% जोड़े, है ना, या तो डायरेक्ट हम कहें हम इसका डायरेक्ट 112% भी निकाल दें। बात यही तो हम समझाते आ रहे हैं शुरू से। और इसके हर में 2% की कमी कर दी, या तो हम घटाएं भाई x में से x का 2%, या तो हम डायरेक्ट कहें x का 98% बचा। अब कह रहा है वो जो संख्या है वो 6 बटे कितना हो गया है, 7 हो गई है, वो 6 बटे कितनी हो गई, 7 हो गई, तो मूल भिन्न यानी y अपॉन x हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम काटेंगे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे कितना होता है, ठीक है, 14 अट्ठे कितना होता है, 8 चक्कू 32 है, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6 हो जाएगा दोस्तों। y अपॉन x की जो वैल्यू आ रही होगी, 3 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, तो y अपॉन x की वैल्यू 3/4 दोस्तों क्या होगा, आंसर हो जाएगा, और 3/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो रहा होगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, जो टाइप 6 पे है। एक फैक्ट्री में बनाने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण और शेष खिलौनों में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। 20% क्या थे, दोषपूर्ण थे, यानी अगर 20% 1/5 5 खिलौने थे,
तो बचे कितने, तो आप कहोगे 4 खिलौने बचे। फिर जो शेष बचे थे उसमें 25%, अगर 4 थे तो उसमें क्षतिग्रस्त थे, ठीक है, एक क्षतिग्रस्त था, तो बचा कितना अपने आप का 3 बचा। तो देखेंगे 4 से 4 दोस्तों कट जाएगा, 5 से खिलौने बचे कितने, 3 बचे। पहले खिलौने थे 5, अब बचे 3। कह रहा है कि यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है, यानी बचे हुए खिलौने जो हैं वो 4800 हैं, तो अगर हम इसको काट रहे होंगे तो 16 तियां कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक की वैल्यू 1600, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 16 पंचे 80 और 2 जीरो, 80 और 2 जीरो मतलब 8000 खिलौने जो हैं वो अपनी मूल स्थिति में है, यानी 8000 खिलौने पहले थे। शुरुआत में कितने खिलौने थे, 8000 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। यदि खरीद पर 25% कर्मचारियों के वेतन पर, यदि खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50% का क्या होता है, व्यवसाय होता है। व्यवसाय 50% रख रखाव पर, यदि व्यवसाय पर, अब यहां से देखना 50% किस पे, रख रखाव पर। अब यहां से अलग है कि यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च ज्ञात कीजिए। अब रख रखाव पे खर्च कितना है, 50% है। अरे हाँ कि ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, रख रखाव पे खर्च कितना हो रहा होगा, 50% का हो रहा होगा। और उसकी खरीद पर कितना है, तो आप देख रहे होंगे कि कुल वेतन कितना है। यदि व्यवसाय अगर हम देखें, ठीक है, यदि हम देखें व्यवसाय 2 लाख रुपए है कुल वेतन, और कुल वेतन यहां से अगर हम देखेंगे कुल वेतन पर कितना खर्च कर रहा है, 25% कर रहा है, यानी 25% की दोस्तों वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2 लाख है। कितनी है, 2 लाख है। तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जस्ट इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 लाख हो जाएगी वैल्यू इसकी, है ना, 4 लाख वैल्यू हो जाएगी। 4 लाख आपका आंसर में है और ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बस आपसे इतना ही पूछ रहा था, आपको इतना ही करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु है तो 15% क्या है, चांदी है, तो बची हुई धातु जो होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे 85% होगी। तो 15% चांदी है, 85% क्या है, दूसरी वस्तु होगी। किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी, यानी 15% की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 51 ग्राम है। अगर हम लोग काट रहे होंगे दोस्तों, तो अगर हम लोग काट रहे होंगे तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे 17 तियां 51। 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई। तो दूसरे धातु की मात्रा यानी 85% की वैल्यू बतानी है, तो 5% को अगर हम 5% को किससे, 17 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना बन जाएगा, 85% बन जाएगा, है ना। और इस 17 को भी तो 17 से मल्टीप्लाई कराओगे। अरे भाई अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो तो यहां से देखो, 5% की वैल्यू 17 आई, ये तो आपको पता है ना। 5% की वैल्यू कितनी आ गई है, 17 ग्राम आ गई है। अरे हाँ कि ना, तो 85 बनाने के लिए 17 से इधर मल्टीप्लाई, 17 से इधर मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे 17 पचे कितना होता है, 85%, और 85% की जो वैल्यू आ रही है 17 और 17 के जो वर्ग होता है 289 ग्राम हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना दोस्तों, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दवा पर्यवेक्षक जो है वो 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, यानी इसका मतलब पता है क्या हुआ, 0.05% अगर दवाएं हैं, है ना, इतने परसेंट दवाएं क्या करता है, खारिज कर देता है कि वो दोषपूर्ण दवाएं हैं। तो अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो आप कहोगे 0.05% के लिए हम नीचे कितने लाए, 2 जीरो लाए, और 2 जीरो इस पॉइंट को हटाने के लिए लाए। तो यहां से देख रहे होंगे कि अगर इसको काटेंगे हम ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहां से बच कितना रहा होगा, तो आप कह रहे ऊपर बचेगा सर 1 और नीचे बचेगा 2000। तो अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/2000 होगा। अब ये इनिशियल वैल्यू होती है, इसका मतलब अगर 2000 दवाएं वो क्या करता था, 2000 दवाओं की जांच करता था, तो एक दवा उसमें क्या होती थी, दोषपूर्ण दवा होती थी। लेकिन कह रहा है कि 4 दवाओं को खारिज करने के लिए, 4 दवाएं अगर दोषपूर्ण हैं तो हमें कितनी दवाओं की जांच करनी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं अगर 2000 दवाओं की जांच करते थे, एक दवा खारिज कर देता था, तो 4 दवाएं करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे एक को, तो ऊपर 4 दवाएं मिल जाएंगी, तो नीचे भी तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 4 दूना 8000। देखो लैंग्वेज के
क्वेश्चंस है, अर्थमेटिक बेस्ड है पूरी लैंग्वेज पे, तो आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, उसको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, उसके साथ ऐसे ही डील करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत आसान से है। इसी क्वेश्चन को अगर आप वीडियो रोक के करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो इसके उपभोग में कितनी, ताकि बजट पूर्ववत रहे। अब इसके लिए अभी हमने क्या बताया था, अगर हम कहें खर्च, अगर हम आपसे बात करते हैं खर्च, तो खर्च बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे खपत गुणे मूल्य, यही तो आप कहोगे। हम क्या कह रहे हैं कि खर्च को हमने क्या कर दिया है, सेम कर दिया। तो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिटेल में भी समझा सकते हैं, लेकिन नहीं करना है आपको, डिटेल में नहीं समझना है। अगर इसको कांस्टेंट कर दिया ना, तो बस इतना समझ जाओ, जो खपत होता है दोस्तों, खपत जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मूल्य क्या होता है। बस आपको इतना समझना है। इसको समझा हम बहुत आसानी से सकते हैं, लेकिन समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें लगता है, क्योंकि आप आसानी से बस इसको अगर जान गए, ठीक है, इसको अगर जान गए तो आपसे आसानी से हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको परेशानी, जो नए बच्चे होंगे उनको बिल्कुल दिक्कत ना हो, इस वजह से हम चीज़ें समझाएंगे। अगर मान लो चीनी का मूल्य 20 रुपये है, कितना है दोस्त, मूल्य 20 रुपये है, तो अगर 20 रुपये में चीनी है, 20 रुपये पर केजी मूल्य है, तो हम कितनी चीनी बाजार से खरीद के ला रहे होंगे, हमारी जेब में 100 रुपए है ना, हमारी जेब में ओवरऑल 100 रुपए है, मूल्य 20 रुपए पर केजी है, तो हम 5 किलो चीनी क्या करेंगे दोस्तों, बाजार से खरीद कर लाएंगे। हम यूज में ले रहे होंगे, यानी हम खपत कितने चीनी की कर रहे होंगे, 5 किलो चीनी की कर रहे होंगे। इसी तरीके से हमने मान लो चीनी के मूल्य में क्या कर दिया, 5 रुपए की वृद्धि, यानी अब कितना हो गया, 25 रुपए केजी हो गया। तो हम क्या कर रहे होंगे इसमें, तो आप कहोगे कि अब तो हम बाजार से कितने किलो चीनी ला पाएंगे, तो आप कहोगे सर 4 ही किलो चीनी हम ला पा रहे होंगे। तो आपने एक बात नोटिस करी कि अगर हम यहाँ का रेशियो देखें, है ना, तो हम कहेंगे ये 4 5 चक्कू 20 हुआ, और ये कितना हुआ 5 25, यानी मूल्य का रेशियो कितना था, 4 अनुपात कितना था, 5 था। अगर हमने अपने जेब खर्च को सेम रखा, यानी अगर हमारे जेब में 100 ही रुपए हैं और चीनी का मूल्य कितना हो गया, 25 हो गया है, तो अब हमारे पास जो खपत होगा ना, वो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। बस इसको उल्टा लिख देना है, इसी को बस लिखने का पूरा गेम है, इसी को समझने का पूरा गेम है, और कुछ भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कभी भी जब दो प्रोडक्ट, किन्हीं दो वैल्यू है, उनका प्रोडक्ट किसी एक के बराबर हो, और वो जो प्रोडक्ट हो उसको क्या रख दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, एक नियत रख दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे कि एक कोई वैल्यू बढ़ी तो दूसरी वैल्यू को कितना घटाएं, कितने परसेंट से घटाएं। या हम क्या कहें, एक वैल्यू कोई बढ़ी तो दूसरे को कितना घटाएं, या एक वैल्यू कोई घट रही होगी तो दूसरे को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, वो कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं, समझ में आएगी, बस बातें समझने की हैं। ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चाय के मूल्य में 20% की कमी, मूल्य है ना, मूल्य में 20% की कमी, यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, तो उसकी जो खपत होगी ना दोस्तों, उसकी खपत जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 4 से 5 आ जाएगी। यानी पहले अगर 4 खर्च करता होगा तो आप कितना खर्च करेगा, 5 खर्च करेगा। भाई मूल्य में कमी आ गई, तो हम लोग अब क्या करने लगेंगे, अब ज्यादा चीजें खर्च करने लगेंगे। पहले 4 खर्च करते थे, अब 5, यानी 1 ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी 1/4 की अगर वैल्यू देखोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कितना, 25% हमें क्या करना पड़ेगा, 25% हमको क्या करना पड़ेगा, उसके खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों। बात समझ में आ रही है, 25% क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं नए बजट में, है ना, ठीक। नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसके पेट्रोल पे खर्च ना बढ़े। तो हम कह रहे हैं 20% का पहले क्या हुआ, नए पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से क्या हो गया, 6। अगर प्राइस देखें तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। मोटर चालक को खपत में, यानी जो कंजप्शन है उसमें क्या करना पड़ेगा, 6 से 5 करना पड़ेगा। भाई देखो, अगर मूल्य बढ़ गया तो खपत कम होगी, कितनी कम हुई, तो 6 से 5 हो गई, यानी 1 कम हो गई, यानी 1 कम हुई है 6 पे। तो आप कहोगे 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%, यानी 16 से ही 2/3% का मतलब हुआ 16.66%। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x की आय y की आय से 40% कम है, अगर हम कहें x है
और y है। x की आय 40% कम का मतलब हुआ 40% 2/5 होती, मतलब अगर y की वैल्यू कितनी है 5 है तो 40% कम है, यानी 2 कम है, तो x की आय कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। अब कह रहा तो y की आय जो है वो x की आय से कितना ज्यादा है? तो आप देखो 2 ज्यादा है। x की आय मतलब 3 से 3, 2/3 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे 66.66% होती है, 66.66% होती है। बात समझ में आ रही? तो 2/3 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 66.67% कर दें, या हम क्या कहेंगे 66.66% कह रहे होंगे। अब देखो यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, 50/7% की वैल्यू अगर कहेंगे तो 7 सही, क्या 7 सही 1/7% नहीं होगी? तो आप कहोगे बिल्कुल सही सर, 7 सही 1/7% होगी। इसका मतलब पता क्या होता है? 1/14। ये किसकी वैल्यू है? 1/14 की वैल्यू है। अब कह रहा है यदि सचिन की आय सोहन की आय से, जो सचिन की आय है जो सोहन की आय है उससे अधिक है इतनी, यानी सोहन की अगर आय कितनी है 14 है तो सचिन की आय कितनी है 15 है। तो पूछ क्या रहा है? सोहन की आय सचिन से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो सोहन की एक आय कम है, तो एक कम है 15 पे, तो 1/15 का कितना परसेंट होता है? 6.66%, या 6 सही 2/3%, 6.6% हो जाएगा, 6.67% हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इस चीज को आप ही लोग कैलकुलेट करो, लेकिन क्या ही बताएं, अगर आप देखोगे 20/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.67% हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भाई ये चीज ना बताएं, हम कहें आपको अंडरस्टूड है और हम यहां पे लगा दें और फिर आप चीजों को समझ ना पाएं, इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं। हम तो यहां से देख के कह सकते हैं 1/15 की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 6.66% या 6.67% या 6 सही 2/3%। किसी वर्ग की भुजा दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि करी जाती है, तो उसका परिणाम स्वरूप कितना? तो अब फिर देखो उसका एवरेज हम देखें, उसका जो पूरा प्रोडक्ट है ना वो कितना चेंज हो जाएगा। तो हम कहें 25% 35% की वृद्धि और 25% की वृद्धि करी जाती है, तो आप कहोगे 35% प्लस 25% गुणे प्लस 35 गुणे 25 हो जाएगा, बटे में कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। हम देख पा रहे होंगे इतने परसेंट का क्या होगा? चेंज होगा। परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है, यानी क्षेत्रफल में क्या परसेंटेज चेंज होगा? 25 और 35 कितना होता है? आप कहोगे सर 60 होता है। हम 35 और 25 की मल्टीप्लाई पता है कैसे कराएंगे? इसके बीच की वैल्यू लेंगे, इनके बीच की वैल्यू होती 30, और जितना कम या ज्यादा होता है उसमें हम उसका स्क्वायर घटा देते हैं, यानी 30 का स्क्वायर कितना हुआ? हम इसको a² - b² बना रहे हैं। चीजें जिसको समझ में आनी होगी वो आ गई होंगी, जिसको नहीं आ रही होंगी वो मल्टीप्लाई कराएगा, है ना? तो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 30 का स्क्वायर 900, और 900 में से हम 25 घटाएंगे तो 875 बचेगा। कितना बचेगा? 875, 2 अंकों बाद दशमलव। दोस्तों अगर हम इसमें जोड़ रहे होंगे तो 60 में 8 जोड़ेंगे, 68.75 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% की कमी कर दी जाए, अब त्रिज्या में क्या हुआ है? 25% की कमी कर दी गई है, ठीक है? तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिणाम होंगे? इसके क्षेत्रफल में तो हमने क्या बताया भाई, ये भी तो r इंटू आर पे ही होता है बेस, तो हम क्या करेंगे 25% की कमी कर दी गई, तो r इंटू आर होता है, इसलिए 25 को हम लोग क्या करेंगे? 2 बार करेंगे। जैसे अगर वर्ग की भुजा है ना, अगर वर्ग की भुजा है तो हम क्या करेंगे? अगर वर्ग की भुजा है दोस्तों तो हम उसमें क्या कर रहे होंगे? a और a लेते हैं ना, इसी तरीके से r और r कर रहे होंगे। 25% की कमी, 25% की कमी, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस यहां पे ले आए। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625, यानी 6.25 हो जाएगा। हम देखेंगे 25 माइनस का 50 आ जाएगा और प्लस का 6.25 हो जाएगा। हम क्या कहेंगे? 50 में से 7 घटाएंगे तो 43 बचा, और इधर 75 लिख देंगे, माइनस का बचेगा, तो 43.75% की क्या हो जाती है? कमी हो रही होगी। दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है। आयत की लंबाई की बात अगर हम करें, कितनी बढ़ गई? 15% बढ़ जाती है। अरे वाह, 15% बढ़ा दी, और 20% घट जाती है चौड़ाई, 20% घटा दी। अब जानते हो एक अगर माइनस में तो यहाँ पे, और 15 दूनी 30, क्या यहाँ पे 3 नहीं हो जाएगा? 300/100 करेंगे तो 3 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि 15 में से 20 गया तो आप 5 कह रहे हो, माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो 20 और 3 23, और 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। लेकिन दोस्तों काहे का बचेगा? माइनस का बचेगा। तो माइनस का साइन किस चीज को इंडिकेट करेगा? कमी
हो रही होगी, तो 8% की दोस्तों क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है, 30% का मतलब जैसे आर स्क्वायर होता है, आर इंटू आर, उस पे वैरी करता है पाई आर स्क्वायर, उसी तरीके से यहां पे क्या होगा, 30 प्लस 30 है ना, a प्लस ए, और बढ़ा देना, अरे 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 900 बटे 100 कितना 9 हो जाएगा, और यहां से आप देख रहे हो 30 तिया 60 और 60 9 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप देख पा रहे होगे कि 69% इसका आंसर हो जाएगा, यानी ओवरऑल उसका जो एरिया होगा वो 69% बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका लास्ट टाइप है, जो लास्ट टाइप है, इसमें थोड़े क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम कह रहे हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मार्क, अब पता है 2 लोग अगर हैं, उम्मीदवार 2 लोग हैं, तो एक को अगर 20% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है, अगर 100% वोट है तो एक को अगर 20% मिला दोस्तों तो दूसरों को 80% मिल रहा होगा। अगर जीतने वाला 80% पा रहा है वोट, तो दूसरा हारने वाला कितने परसेंट वोट पा रहा है, 20% वोट पा रहा है। बात समझ में आ गई है। इसी तरीके से, हेलो हेलो, आवाज आ रही ना, ठीक है, हाँ, तो हम कह रहे हैं एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने क्या किया, 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000, अगर हम देखें 52,000 नहीं, 5,20,000 है ना, मतों के अंतर से क्या है, हारा है। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर हम कहें एक उम्मीदवार जिसने 37% अंक प्राप्त किए, 37% अगर एक ने प्राप्त किए हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, तो आप कहोगे सर 63%। अब ये ज्यादा पाया है तो जाहिर सी बात है ये विनर होगा और ये लूजर होगा। ये 63% पा रहा है, ये 37% पा रहा है, तो ये कितना कम इससे पा रहा है, तो आप कहोगे परसेंटेज में अगर वैल्यू की बात करी जाए तो सर 60 में से 30 गया 30 हो जाएगा, और 3 में से अगर 7 जाएगा तो -4 आ जाएगा, यानी 26% इसकी डिफरेंस हो जाएगा। यानी ये कितने ज्यादा वोटों से जीता है, आप कहोगे 26% ज्यादा वोटों से जीता है। ये कितने कम वोटों से हारा है, तो आप कहोगे ये 26% कम वोटों से हारा है। यानी अगर हम देखें तो ये कितने कम वोटों से हारा है, 26% नहीं, अगर हम वोटों की बात करें तो 5,20,000 वोटों से क्या हुआ है, वो हार गया है। तो 26 से कम 26, 26 दूना 52, और 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे। 1% की दोस्तों अगर वैल्यू इतनी हुई तो 100% की वैल्यू 4 की जगह 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 4 2 कितने हो गए, 6, यानी आपका आंसर क्या हो गया, आप कहोगे आपका आंसर हो गया 20 लाख। तो आप कहोगे जी 20 लाख आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों से कितना हुआ, 48% प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का कितना था, 34% था। अब समझने की कोशिश करना, जो विनर है वो 48% पाया है ना, 34% मत पाया है, कौन, जो लूजर है वो 34% मत पाया है। ठीक है, जाहिर सी बात, कम पाया है तो लूजर ही होगा, है ना। अब कह रहा है 64, ये जो 6800 मत है वो किसके बराबर है, 6400 मत के बराबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ मत अमान्य थे। अब देखो जाहिर सी बात है 48% इसको मिले, 34% इसको मिले, मत थे कितने, तो आप कहोगे मत अपने आप में तो 100% हो गए, 48 और 34 जोड़ोगे तो 8 4 12, 4 3 7 1 कितना हो गया, 82% मत क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे। तो इनवैलिड्स कितने हो गए, तो 82 में से अगर हम कर देंगे, देखो वैलिड वोटों की अगर हम संख्या की बात करें तो 82% होंगे। अरे हाँ कि ना, तो आप कहोगे बिल्कुल सही। अगर इनवैलिड वोटों की बात करेंगे तो 82, 100 में से 82 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18% वोटें बच रही होंगी जो इनवैलिड होंगी। बात समझ में आ रही है। अगर और क्या पूछ रहा है, अच्छा पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, यानी विजयी उम्मीदवार है वो कितने परसेंट से जीता है, तो 64, 34 और 48 के बीच का डिफरेंस 6 और 8, 8 6 कितना हो गया, 14% से ये जीता है। तो आप एक चीज देखो, आप एक चीज देख पा रहे होगे यहां से कि 34% की वैल्यू कितनी, 6800 है, 34 से कम 34, 34 दूना 68, यानी 1% की वैल्यू 200 हो गई, यानी 14% की वैल्यू कितनी हो गई, 14 दूनी 2800 हो जाएगी, है ना। 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 2800 है ना। तो सॉरी, हम कह रहे हैं कि 2800 मत हो जाएंगे, तो आपका एक ही ऑप्शन है जो 2800 मत है, क्योंकि आपका विनिंग मार्जिन पूछ रहा है और
अमान्य इनवैलिड वोट्स पूछ रहा है, तो आप विनिंग मार्जिन जान गए 2800 मतों का है, और 2800 है नहीं तो आप डायरेक्ट आप लगा सकते हो। लेकिन आपका अगर मन नहीं मान रहा है तो आप 200 से यहां मल्टीप्लाई करा लो। 1% की वैल्यू 200 है तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 हो जाएगी। यानी इनवैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 3600 हो जाएंगे। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, है ना। हारने वाला जो है उसको कुल मतों का कितना मिला? 48% मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और 3% मतों से क्या हो गया? अंतर से वो क्या हुआ? क्या जीत हासिल कर ली। एक बात बताने की समझने की कोशिश करना, 3% मतों से वो क्या जीत गया। तो आप देखो 3% का मत अगर देखोगे तो मतलब ये कितने से जीता? इसको मिले होंगे 51% और इसको मिले होंगे कितने परसेंट? 48%। तभी तो 3% ज्यादा उसको मिले होंगे, है ना। लेकिन अगर हम कहें इसको 48 48 3 कितना होता है? 51। यानी ये हो गया विनर और ये हो गया लूजर। तो आप देख पा रहे होगे कि भाई 48 और 51 कहेंगे तो कितना हो गया सर? 99 ही हो रहा होगा। टोटल वोट्स कितनी होती हैं? 100% होती हैं। तो 99% वोटें जो होंगी वैलिड होंगी। तो इनवैलिड वोटें कितनी होंगी? इनवैलिड वोट्स कितनी होंगी? तो आप कहोगे 99 अगर वैलिड थी तो 1% वोट क्या होंगी? वो इनवैलिड होंगी। पूछ रहा अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हम कह रहे हैं ये कितने परसेंट से जीत रहा है? 3% से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3% तो जीत रहा है, साथ ही साथ वो 600 मत अधिक से जीत रहा है। तो अगर परसेंटेज को हम लोग मत में कन्वर्ट करेंगे तो 1% की जो वैल्यू हो रही होगी दोस्तों वो कितनी हो रही होगी? तो आप कहोगे सर 2000 वोट हो रही होंगी। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 हो रही होगी। तो अमान्य वोट कितनी थी? 1% ही तो थी। आपका ए जो ऑप्शन होगा 2000 वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आई? बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद यही लास्ट क्वेश्चन, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको केयरफुली रीड करेंगे और फिर इसको हम लोग समझेंगे। कह रहा है XYZ। देखो आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, यानी अर्थमेटिक सिर्फ किसका गेम है? सिर्फ लैंग्वेज का गेम है, कॉम्प्रिहेंशन का गेम है। आपको बस लैंग्वेज को समझना है, आपको समझ को बढ़ाना है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन ये है कि XYZ, एक जिले का नाम XYZ है, 50,000 मतदाता है, उसमें 20% शहरी मतदाता है। 20% शहरी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, 20% क्या है? शहरी हैं। और 80% शहरी मतदाता कितने हैं? 20% है। और ग्रामीण मतदाता होंगे इसमें, है ना। ग्रामीण मतदाता कितने हैं? तो आप कहोगे ग्रामीण मतदाता 80% है। कितने हैं? तो आप कहोगे 80% है। अब क्या हुआ? हम कहें 50,000 अगर क्या थे? मतदाता थे। 50,000 टोटल मतदाता थे। अगर हम देखें 100% की वैल्यू 50,000 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप जानते हो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी। और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि 10,000 हो जाएगी। ये 10,000 हो जाएगी। इधर कितना हो जाएगी? इधर 40,000 हो जाएगी। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रही? अगर इसका 20% निकालोगे तो 10,000, 5 × 40, इसका 40,000 हो जाएगा। यानी शहरी जो मतदाता है वो 10,000 है, ग्रामीण मतदाता 40,000 है। फिर कह रहा है किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण मतदाता इसमें 4,000 में से का 25% मतलब 1/4 होता है। अगर 1/4 करोगे तो 1,000 निकल कर आएगा। 1,000 मतदाता इसमें से निकलता है और शहर में आ जाता है। 1,000 यहां से यहां आ गया। 1,000 मतदाता क्या हुआ? यहां से यहां पे ट्रांसफर हो गया। तो यहां पे मतदाता कितने बचे? यहां पे मतदाता बचे 10,000 और एक कितना, सॉरी अगर हम 1% इसका देखेंगे, 25% 1/4 हो जाएगा, 1/4 10,000 होगा। तो यहां पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएंगे। इधर मतदाता कितने हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे। 10,000 इसमें से चला गया तो कितने हो जाएंगे? 30,000 मतदाता ये हो जाएंगे। भाई 1/4 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे, 25% इसका बात करेंगे तो 25 चौको कितना होता है? 100 होता है ना। 2 जीरो काटेंगे तो हमारे पास 10,000 निकल कर आ रहा होगा। या 1/4 करेंगे तब भी तो देखो 4 ही जीरो आ रहे होंगे। 25% कहें या 1/4 कहें, 10,000 मतदाता यहां से ग्रामीण से शहर में चला जाएगा। यानी शहर में मतदाता कितने? 20,000। और ग्राम में मतदाता यानी गांव में मतदाता कितने? तो 30,000। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार हैं, 60% ईमानदार है। 35% क्या है? तो आप कहोगे 35% क्या है?
60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। ठीक है, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, यानी शहरी वोट इधर थे, उम्मीदवार बी को ये मिल गए वोट। ठीक है, जबकि उम्मीदवार ए को पूरे ग्रामीण वोट मिले, है ना, मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। जो ईमानदार और मेहनती कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 35% दोस्त क्या है, 35% क्या है, ईमानदार और मेहनती हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना वोट नोटा पे डाला है, यानी वो वोट क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो कह रहा है उम्मीदवार ए के, उम्मीदवार बी के और क्या कह रहा है, नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े। तो हम देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले उम्मीदवार ए के केस में कितने पड़े होंगे। देखो 30,000 तो पूरे वोट पड़े हैं, उम्मीदवार ए में 30,000 टोटल पड़े हैं। तो आप कह रहे हो 35% ईमानदार के साथ साथ मेहनती थे और उन्होंने नोटा पे दबाया, यानी 30,000 में 35% मत क्या हुए होंगे, इनवैलिड हो गए होंगे, नोटा पे दबे होंगे। तो 65% अगर देखें, इस 30,000 का 65% अगर देखेंगे तो 65% ही तो वोट इसको मिले होंगे, ए को मिले होंगे। तो आप कहोगे 65% अगर देख रहे होंगे तो 6 × 18, 5 × 15, यानी 18 और 15 कितना हो गया, 18 और 15 यानी 195 हो जाएगा। अगर परसेंट से 2 जीरो काटोगे और 165 गुणे 3 195 और 2 जीरो, तो आप देख रहे हो इसका 65% निकालोगे, इसको कितने मिल रहे होंगे, 195 और 2 जीरो, इसका 65% निकाल रहे होगे। फिर दूसरी चीज बी को कितने, उम्मीदवार बी को कितने मिले, तो आप कह रहे 20,000, भाई 35% इसका भी तो नोटा दबा है, तो 65% ही तो इसको मिलेगा, तो 65% इसका निकालेंगे तो 65 दूना 130। ठीक है, 65 दूना कितना हो जाएगा, 130, यानी 13,000 इसको मिली है वोटें और इसको कितना मिला है, 19,500 मिला है। और कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, यानी वोट कितने पड़े, तो टोटल कितने वोट थे, 50,000 वोट थे और नोटा पड़े कितने हैं, तो आप कहोगे 50,000 वोट में 35% वोट क्या हुए हैं, नोटा पड़े हैं। यानी 35% अगर 50,000 का आप निकाल रहे होगे तो 35 पंचे कितना होगा, 3 × 5 = 15 और 5 × 25 150 और 25 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे, 17,500। 17,000 कितना हो गया, 500 वोटें क्या होंगी, वो नोटा की वोटें होंगी, यानी वो नोटा में वोटें गिरी होंगी। और 17,500 साथ साथ गिरने के साथ साथ इसको कितनी वोटें मिली होंगी, इसको वैलिड वोटें मिली होंगी और इसको वैलिड वोटें मिली होंगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अगर इसको जोड़ोगे भी तो देखो कितना हो जाएगा, 17 और 13 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, 30,500 हो जाएगा। 30,500 में अगर 19,500 जोड़ोगे तो 50,000 टोटल काउंट बन जाएगा, यानी 50,000 वोटें पड़ चुकी हैं, जिसमें ए को मिले 19,500, बी को मिले 13,000 और नोटा पड़े 7,500। तो ए को कितने मिले 19,500, बी को 13,000 और 17,500 नोटा पे वोटें गिर रही होंगी। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो आज की जो बातचीत थी वो यहीं तक थी दोस्तों। परसेंटेज के हमने 10 टाइप को एक ही वीडियो में कवर अप किया है। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको बार बार देखना है, चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर कोई दिक्कत हो रही हो, समझने में कोई परेशानी हो रही हो, है ना, या डिटेल में नहीं समझा पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कि मतलब आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, चीजें समझिएगा जरूर। बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन वो थे जो आपके पेपर में आए हैं। आप परसेंटेज के आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बस बात किसकी है, बात सिर्फ प्रैक्टिस करने की है, बात सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है कि कितना आप अंडरस्टैंड कर जाते हो, कितनी आपकी समझ, कितनी परख आपकी क्वेश्चनों को लेकर बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और सेशन में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि परसेंटेज का एक लंबे से लंबा वीडियो लाएं जिसमें हम सारे टाइप को, जिस तरीके से क्वेश्चन को बेसिक से लेकर और हाई लेवल के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करें, सम अप करें और कवर करें। ठीक है, थैंक यू। जरूर बताइएगा क्लास कैसे लगी। थैंक यू।